लिखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो शब्द लिखा है नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? ये जो शब्द लिखा है नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, ये बताइए। एक बाल सही कर ले यार, हाँ बताओ। एक कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता, किसी को रेगुलेट किया जाना। गलत। ठीक है, और वेरी गुड। मैंने शब्द ही बोला राष्ट्रवाद। क्या होगा नेशनलिज्म, बताओ। राष्ट्रवाद क्या है? क्या चैप्टर बुक लायो नहीं? हेडिंग क्या पढ़ी है तुम्हारी? उधर यही लिखा है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? सोचो, दिमाग लगाओ, राष्ट्रवाद हो क्या सकता है? बताओ बेटा। वेरी गुड। इंडिविजुअल्स का अपने नेशन के प्रति कुछ समर्पण। हाँ, और तुम बताओ। देखो, दिमाग नहीं चलाओगे, बुद्धि नहीं चलाओगे, कोई फायदा नहीं। हाँ भाई नेताजी, 14 अक्टूबर बोलो। जब कोई जब कोई इंडिविजुअल अपने देश के लिए काम करता है, क्या करता? पहले धीरे बोलना सीखो, इंटरव्यू तुम्हें जाना है अगर तो। ये तो इंटरव्यू में भगा दिए जाओगे। धीरे बोलो, पहले सोच लो क्या बोलना है, सोच लिए, अब उसको धीरे धीरे कन्वे करो। जब देश के लिए अच्छा काम करता है, देश के हित में काम करता है, बस समझ क्या बाद में क्या कर गए फिर वही वाले। तुम्हें इंप्रूव कर रहे हैं यार, हड़बड़ हड़बड़ कहाँ ट्रेन छूटी जा रही है, आराम से बोलो। जब कोई देशभक्त देश के हित में काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। आप बताओ, एग्जाम्पल दे लो। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और तुम बताओ, बल्कि कुछ है दिमाग में? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मतलब जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। रविकांत, कुछ ज्ञान चक्षु खुले तुम्हारे? हाँ इतनी देर में जितना पढ़ पाया सब मिला के तुम बोले दे रहे हो। हाँ बोलो बोलो। अब आगे पढ़ा ही नहीं था, इतने में सर ने पूछ लिया हमसे। हाँ तुम लोग बताओ भी, चले बताओ। स्वर्णिम, गौरव बताओ। ठीक, चलो बताएंगे। मतलब ये समझो, ये पूरा जो चैप्टर है ना, वो ये दिखाएगा कि यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हो। मतलब नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, मैं अगर एक ब्रीफ लाइन में बताऊं, नेशनलिज्म का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी या अ फीलिंग ऑफ वननेस। बात समझ में ही नहीं है? अ फीलिंग ऑफ वननेस। मैं देश के प्रति कुछ करना चाहता हूं। देश कौन है? देश वो है जिसमें हम सब एक साथ रहते हैं, वो देश है। अभी आगे पढ़ाऊंगा कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। नेशन का मतलब, इंडिया इज नॉट माई नेशन। ऐसा तुम कहोगे इंडिया नेशन है, तो नेशन का मतलब क्या हो? इंडिया स्टेट भी है और इंडिया नेशन भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो कभी? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, कहीं पे नेशन शब्द को प्रयोग किया गया क्या? नहीं। क्यों नहीं किया गया है? तो ये सब अभी समझाऊंगी। ये सब इस चैप्टर में मुझे क्लियर करना है कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन बनता कैसे है, नेशनलिज्म की जो भावना है तुम्हारे अंदर कैसे उपजती है। लगभग साल डेढ़ साल पहले डिबेट में टॉपिक था जिसमें कहा गया कि आपको लोग कह रहे हैं कि मैं थिएटर में जाऊंगा और खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे नहीं खड़ा होना, मैं देश को बैठे बैठे प्यार करता हूं। समझ नहीं है? तो ये सब चीजें क्या है, इन टॉपिक्स को भी हम करंट में लेके आएंगे। इस चैप्टर को हम लोग करंट में उठा के लेके आएंगे और रिलेट करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, समझ में आया? तो पहली चीज देखो, मैंने तुम्हें बताया था फ्रेंच। पहली इमेज देखो अपनी बुक में, पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर 3, मतलब चैप्टर के जो राइस चैप्टर है उसमें देखो एक इमेज बनी हुई है बेटा, पेज नंबर 3 है वो, है ना? उस पर एक इमेज बनी हुई है। और एक इमेज देखो क्या बनी हुई है कि एक इमेज में क्या लिखा हुआ है। बड़ी फेवरेट इमेज हुआ करती जब मैं स्कूल में जाता था, सिर्फ यही मैं पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था ये चैप्टर। कि क्या होता था, ये इमेज एक बनी हुई है, इसमें एक दीदी खड़ी हुई है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऐसे कुछ मशाल लेके, हाँ या ना? और इनके चारों तरफ
लोग क्या कर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई? दौड़ नहीं लगा रहे, इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो दिखा रहा है लिबर्टी का मतलब क्या होता है। ये कौन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये लिबर्टी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम होम, फ्रीडम फ्रॉम होम। क्या तुम इंडिया में, तुम्हें लिबर्टी है? फिर हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, लिबर्टी फ्रॉम होम। यूरोप में ये लोग किससे लिबर्टी चाह रहे थे? फ्रांस को किससे लिबर्टी मिली थी? किससे? प्रिंस के स्टेट को और अच्छे शब्दों में बोलो, एरिस्टोक्रेसी। है ना? फ्रांस को ऐसी किससे लिबर्टी मिल गई जो सारी यूरोप वाले कह रहे भैया ये मजा हमको भी चाहिए। ये मजा कौन सा मजा है? एरिस्टोक्रेसी से फ्री होने का मजा। सही बात है, एरिस्टोक्रेसी मतलब राजशाही, मोनार्की। सही बात है, मोनार्की। ये उसको प्रिंस समझ, शब्द समझ गए? एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की। समझ में आया? तो अब फ्रांस को मजा मिला था नहीं मिला था? बोलो। याद है स्टेट जनरल की मीटिंग में वो सब गए थे, उनकी बेइज्जती हो गई थी, सबने नेशनल असेंबली बना ली थी, और किसको हटा दिया था? बॉर्बन डायनेस्टी को, लुईस 16 को कहा था हट जाओ यहां से तुरंत। है ना? बोला था नहीं बोला था? तो कह रहे हैं कि जो मजा फ्रांस को मिला है वो मजा हमको भी चाहिए। और वो मजा मिलेगा तब जब आप अपने आप को दिखाओगे कि आपको मजा चाहिए। तो सब अपने अपने ये इमेज में दिखा रहा है ये कि देखो ये सब मजा लेने आ रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग देखो देशों के झंडे लगे हुए हैं कि सबसे आगे यूएसए खड़ा हुआ है, सबसे पहले यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली थी। उसके पीछे फ्रांस खड़ा हुआ है ना? उसके पीछे और देश खड़े हुए हैं। ये झंडे देखो, अलग अलग देशों के झंडे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये अलग अलग, बेटा किताब देखो, अलग अलग देशों के झंडे क्यों दिखा रहे हैं? कि सब ये जो मजा इनको मिल गया लिबर्टी के पास पहुंच के, ये जो दीदी खड़ी हैं इनके पास पहुंच के जो यूएसए को मजा मिला, वो सारे मजे किसको चाहिए? और सारे देशों को भी वो मजे चाहिए। बात समझ में? मजे से मतलब क्या है? मजा मतलब लिबर्टी, मजा मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और एक्चुअली मजे का मतलब कौन सा? फीलिंग ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म, फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, फ्रीडम फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, फ्रीडम फ्रॉम रूल ऑफ किंग। समझ में आया? लिखो, आया कर रहा हूं, लिखो। समझ में आया नहीं आया? लिखो। समझ में नहीं आया तो पैसे वापस ले जाओ, समझ में आया तो बोलो हाँ। अभी आ रही है? बस पढ़ो बाबू। ऐसा इसलिए है कि 9th 10th में तुम्हारा मास्टर अंगोछा रगड़ के आता था, समझ रहे हो, मफलर वफलर बांध बूंद के। मैडम थी क्या? सर थे। तो वो चाहते थे कि सिलेबस कंप्लीट करना, और मैं क्या चाहता हूं? तुम्हें समझाना। सिलेबस कंप्लीट करना होता मैं अब तक कर चुका होता एनसीईआरटीज का। मैं बहुत धीरे धीरे क्यों चल रहा हूं? बिकॉज मेरा पर्पस है कि तुम अगर समझोगे नहीं बाबू तो पेपर में लिख के क्या होगा? जब तुम लिख के नहीं आओगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर हम तुम्हारी वहां पासपोर्ट साइज फोटो टांगेंगे कैसे? बात समझ में ही नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? हाँ, इसे आगे फाड़े इसमें तुम बैठे होगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैं ये चाहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो, इसलिए मैं तुम्हें एक एक चीज बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा रहा हूं। कौन सा बेटा? एब्सोल्यूटिज्म, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, एब्सोल्यूटिस्ट। काले देखो बोल्ड करके लिखा है, कौन सा वर्ड? उसको कुछ और वर्ड पूछना था वैसे, उसने वो कुछ नहीं, वो रूल वो मिला रहा था, उसका कुछ हो नहीं पाया था, गलत बोल रहा था। अच्छा, स्टोरी समझे नहीं समझे? सुनो पहली बात को। तो पहली चीज जो स्टोरी में समझे, देखो सुनो मेरी बात, अभी रुक जाओ, लिखो नहीं, रुक जाओ, शांति रख दो पट। तो पहली चीज जो इस स्टोरी में हम समझे कि एक शब्द जो हमारे पास निकल के आया इस पूरी पिक्चर से, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से एक शब्द कौन सा निकल के आया? लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, राजशाही से मुक्ति। है ना? क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा शब्द जो निकल के आएगा इससे, देखो राजशाही से जब मुक्ति मिल जाएगी तो राजशाही के क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मुक्ति मिल जाएगी, है ही नहीं? पहली बात वो बात अलग है तुम्हारी, है ना? है नहीं है? सही से बताओ, पिताजी को बोलते हैं, है कि नहीं है? है? दांत जिस तुम फाड़ रहे हो ना बेटा, है। तो मान लो जैसे इनको इनकी गर्लफ्रेंड से मुक्ति मिल जाएगी तो इनके दिल के क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? देखो साइड में पिक्चर में, देखो साइड में टुकड़े टुकड़े पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? टुकड़े टुकड़े पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? देखिए, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? जब वो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसका मतलब है क्या भैया?
राजशाही मोनार्की के टुकड़े टुकड़े हो गए, चीथड़े उड़ गए, और वही चीथड़े यहां पे बने हुए हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये राजशाही के टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? स्टोरी क्लियर हुई? हाँ है ना? समझ में आया? क्या दिखाना चाह रहा है कि जब राजशाही के टुकड़े हुए तो और क्या खड़ा हुआ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा हुआ। तो हर कोई कह रहा था अपने को ये मजा चाहिए। कौन सा मजा? लिबर्टी का मजा। इतनी स्टोरी क्लियर हुई? अब लिखो लिबर्टी, और लिबर्टी का मजा क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, फ्रीडम फ्रॉम, एक ही चीज है, अलग अलग बात तुम बोल रहा हूं। फ्रीडम फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, फ्रीडम फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म या एब्सोल्यूटिस्ट रूल। एक छत्र राज किसी को होता था, समझ रहे हो? फ्रीडम फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म या फ्रीडम फ्रॉम एब्सोल्यूटिस्ट रूल। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बालक या बालिका को इतनी स्टोरी में? तो अगर अच्छा ये पिक्चर किसने बनाई, कैसे बनाई, ये सब जरूरी नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक सोरियू करके एक है फ्रांस के, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है? बता रहा हूं महाराज, पहुंचने तो दो वहां तक। गर्लफ्रेंड पक्का छोड़ के भागेगी तुम्हें, बहुत उतावले हो रहते हो। मैं भी जल्दी 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 उतावले हो जाते हो ना बहुत जल्दी। और चली गई है इसीलिए तुम उतावले हो ही। ठीक है, समझ में आया? अब इतना दिखा, लिबर्टी समझ में आ गया, मोनार्की के टुकड़े टुकड़े। अब देखो ऊपर से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, हाँ या ना? तुम्हें खुशी कब मिलती? जब तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारे साथ में है, हाँ या ना? तो ऊपर से जो जीसस सेंट, संत मतलब संत, जीसस और संत यूपर से क्या दे रहे हैं तुम्हें? जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हाँ या ना? इसका अच्छा देखो क्या है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ फ्रांस के ऊपर दे रहे हैं या यूएसए के ऊपर दे रहे हैं, किसके ऊपर दे रहे हैं? सबके ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं ना। तो ये क्या दिखा रहा है कि सब लोग क्या हो, पूरा वर्ल्ड क्या है? एक यूनिटी है, सब एक ही हो, सब एक ही हो। किसके लिए? भगवान के लिए सब एक हो। तो ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कौन सी फीलिंग इन सबके बीच में, चाहे फ्रांस हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, सबके बीच में कौन सी एक फीलिंग जनरेट कर रहा है? फीलिंग ऑफ यूनिटी, फ्रेटर्निटी। वेरी गुड, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। तो तुम्हारे जो संविधान में प्रियम्बल है, प्रियम्बल सुने हो? प्रस्तावना, प्रस्तावना में एक शब्द है, क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, है ना? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या एकता। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो भगवान सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कौन सी फीलिंग को जनरेट कर रहा है इनके अंदर? भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। राघवेंद्र आ गया, गुड मॉर्निंग सर, विल बी एब्सेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क बट आई विल अटेंड ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली। ओके राघवेंद्र। अनुश्री आ गई है, सर नेशनलिज्म मींस हैविंग द फीलिंग दैट देयर कंट्री इज ग्रेटर एंड देयर फॉर्म इज यूनिटी। वेरी गुड राघवेंद्र। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम? रुक जाओ राघवेंद्र बताते हैं। लिबर्टी एंड फ्रीडम के बीच में अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा एंड समझने वाली चीज है। फ्रीडम, हम इंडिया में फ्रीडम है कि नहीं हमें? हाँ है ना? पर पूरी क्या कंप्लीट फ्रीडम है हमें? अरे फ्रीडम हमें कंप्लीट है, लेकिन लिबर्टी कैसी है? लिमिटेड है, हाँ है ना? मान लो कोई डायनेस्टिक रूल था, डायनेस्टी रूल था, किंग्स थे, सब किंग्स रूल कर रहे थे, उसके अंदर भी तो कुछ लोगों को लिबर्टी थी कि नहीं थी? कि तुम राजकुमार हो, तुम जाके कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे लिबर्टी नहीं है, मैं क्या हूं? मास्टर हूं, तो मुझे पकड़ के कूट दिया जाता अगर मैं कुछ भी करूंगा। बात समझ में? तो फ्रीडम इज अ ग्रेटर कॉन्सेप्ट और लिबर्टी उसका क्या है? इंडिविजुअल वर्जन है। बात समझ में नहीं आई? फ्रीडम इज अ ग्रेटर कॉन्सेप्ट की फ्रीडम, मान लो फ्रीडम पूरे लार्ज स्केल पे आपको फ्रीडम मिलेगी, और लिबर्टी क्या होती है? इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बोलते हैं तो उसको लिबर्टी बोलते हैं। जनरली बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, समझने की आवश्यकता है। क्लियर हुई नहीं हुई? कोई भी बहुत एब्सोल्यूट डिफरेंस इनके दोनों के बीच में नहीं है। इतना दिक्कत, कोई दिक्कत अभी तक? तो मैंने बता दिया, भगवान जो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ सबको यूनिटी हो रही है। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, देखो तुम्हारे में डेफिनेशन लिखी हुई है साइड में, देखो जिसका मतलब, जिसमें लिखा हुआ है एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखी है, देख रहे हो? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख रहे हो? तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। है ना? आया ना? अरे कहने का तात्पर्य, किंग है राजा, तुम राजा से कह सकते हो कि तुम्हें चिली पनीर नहीं दे मिलेगा, इस देश में किसी को चिली पनीर खाने की अनुमति नहीं, कह सकते हो क्या? नहीं। वो कहेगा मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी।
जी। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब यही होता है, मेरी मर्जी। बात समझ में नहीं है कि एब्सोल्यूट राज है, मैं चाहूं कुछ भी कर लूं इस देश में और मुझ पे कोई भी रिस्ट्रेंट, मुझ पे कोई भी रोक नहीं सकता। ये क्या है? एब्सोल्यूटिज्म है। क्लियर हुई स्टोरी? तो कोई तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, लेकिन शब्द को दिमाग में बैठा लो। मेंस लिखते टाइम पे एब्सोल्यूटिज्म, इसको हिंदी में क्या लिखा है एब्सोल्यूटिज्म का मतलब? शब्द क्या है? निरंकुश, निरंकुशवाद या निरंकुशता, है ना, कि तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। घोड़ा है, चल रहा है, अगर मैं घोड़े की वो डंडी जो जिसको मैं पकड़ के, रस्सी पकड़ के चलाता हूं, अगर मैं उसको काट दूं तो घोड़ा क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एब्सोल्यूटिस्ट हो जाएगा। राजा घोड़ा है। क्या है? राजा घोड़ा है। और पूरी बग्गी क्या है? देश है। अगर राजा निरंकुश हो गया तो राजा किधर भी जा सकता है, तो पूरा देश उसके साथ में ही वैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा? राजा खड़ंजम पड़े हुए हैं तो पूरा देश भी खड़ंजम पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा? इसलिए राजा का डिसिप्लिन्ड होना सबसे जरूरी होता था। बात समझ में आ रही? क्यों? अगर राजा डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, राजा मॉरल वैल्यूज नहीं करेगा, तो उसका देश क्या करेगा? जैसे लेट्स से एक बहुत एग्जांपल देते हैं कोचिंग का। कोचिंग चल रही है, मान लो सर है, लेट्स से अब सर जो है, कल को क्या हुआ, अपने केबिन में बैठे हुए मान लो और गाना चला लिए, तेरे नैना तेरे नैना, समझ रहे हो? हाँ या ना? तो कल को सर अपने केबिन में बैठ के तेरे नैना सुन रहे हैं, परसों मैं अपने केबिन में बैठ के तेरे नैना सुनूंगा, नहीं सुनूंगा? उसके नैना सुनूंगा, नहीं सुनूंगा? परसों बैठ के अजीत बैठ के वो करेगा नहीं कि छम्मक छल्लो युवा में छम्मक छल्लो गाएगा। तो कहने का तात्पर्य किसने यहाँ पे शुरू किया है गलत प्रैक्टिस? राजा। राजा मतलब जो कोचिंग के ओनर है, हाँ या ना? तो उनकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है? प्रजा में डिसिपिटेट हो रही, नहीं हो रही है? कल को तुम सब क्लास में बैठ के छम्मक छल्लो नाचे हुए, हाँ या ना? आंटी पुलिस बुला देगी, वो सब करोगे अपना। समझ में आया, नहीं आया? तो कैसे राजा, कभी क्वेश्चन आए कि राजा एक अच्छा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अगर इस पे लिखना हो तो ये घोड़े वाला तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कि राजा क्या है? राजा क्या है? राजा घोड़ा है, हाँ या ना? इतने ही पैर होते हैं, देख लेना। राजा घोड़ा है और उसके पीछे क्या है? पूरी की पूरी जो बग्गी है वो क्या है? पूरा पूरी प्रजा है, पूरी किंगडम है। अगर ये घोड़े की अगर रस्सी प्रजा के हाथ में नहीं रहेगी, बात समझना, अगर ये घोड़े की रस्सी अगर प्रजा के हाथ में नहीं रहेगी तो घोड़ा कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और प्रजा को उससे क्या होगी? दिक्कत होगी। डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी, देखो, एब्सोल्यूटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, लिख लेना फिगर बना के। एब्सोल्यूटिस्ट सरकार में और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? सुनना चुपचाप, लिख दोगे अगर पेपर में, मजा आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारा? घोड़ा। घोड़ा, ठीक, क्या है ये? घोड़ा। ये इसके पीछे क्या है? बग्गी, ठीक। इस पे पूरी क्या है? ये प्रजा है या जनता है, पूरी किंगडम है इसकी, ठीक। ठीक है। अब इसकी कोई रस्सी बंधी हुई है क्या? तो इसके पास पूरी पावर है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक। तो ये हो गया कौन सा? एब्सोल्यूटिज्म। क्या हो गया ये? एब्सोल्यूटिज्म। और अब देखो, एक फिर घोड़ा एक और है, हाँ ना? और ये इसकी प्रजा है। और लेकिन एक दिक्कत क्या है, यहां पे प्रजा के पास क्या है? इसकी हाथ में रस्सी है। तो अगर ये इधर उधर जाने की कोशिश करेगा तो प्रजा, सारी प्रजा मिलकर क्या कर लेगी? इस रस्सी से कंट्रोल करेगी, नहीं करेगी? ये है तुम्हारी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? प्रजा। और ऑटोक्रेसी या एब्सोल्यूटिज्म में अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? आज जाके इसका डिफरेंस क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बोलो हाँ। कोई डाउट किसी को? घोड़े पे शकल पे मत जाओ, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ में आया? तो एब्सोल्यूटिज्म में, तो अगर मैं कहूं, जैसे आज मैं कहूं कि राइट टू इलेक्शन खत्म कर देते हैं, तुम्हें राइट टू स्पीक बंद कर देते हैं, तुम्हारे सारे राइट छीन लेते हैं। राइट छीनने का मतलब ही ये हुआ कि मैं रस्सी को क्या कर रहा हूं? ये काट रहा हूं, हाँ या ना? अगर मैं तुम्हारे राइट छीन लूं तो बस एक साइड की रस्सी कट गई, हाँ या ना? तुम देश फ्री है, किसी और का गुलाम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास रस्सी ना होना, रस्सी होना क्या है तुम्हारे पास? लिबर्टी होना है। रस्सी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना क्या है? एक ये आगे वाली जनता आए कर रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको, नाइला। हाँ, वो तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारी रस्सी हमारे हाथ में है। समझ आया, नहीं आया? अरे इसमें क्या नहीं समझ, फिर से तो बोल दिया तुमने, तो हाँ वो बताओगे, खुद ही बताओगे। डेमोक्रेसी में और इसमें क्या अंतर है?
इस वाले घोड़े में और इस वाले घोड़े में डायग्राम में क्या अंतर है? तुम कहीं और सोच रही थी ना, किसी और के बारे में, है ना? नया तुमने धोखा दे दिया हमको बीच क्लास में, किसी और के बारे में सोच रही थी ना तुम। बताओ इन दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ बेटा। अरे इन दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है बालिकी, ये तो बताओ। आकांक्षा, ज्ञान नहीं, इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस बताओ खाली। हाँ, तो क्या है? इसके पास इधर प्रजा के हाथ में रस्सी नहीं है और इधर प्रजा के हाथ में रस्सी है, तो रस्सी इज इक्वल टू लिबर्टी। लिख लो, याद रहेगा। रस्सी इज इक्वल टू लिबर्टी। याद रहेगा अब नहीं याद रहेगा? ये कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे? तो लिबर्टी का मतलब क्या? रस्सी, कंट्रोल ऑफ द पावर इन माई हैंड। समझ में आया कैसे रस्सी लिबर्टी बन गई? राघवेंद्र, समझ में आया? देश फ्री होगा ठीक है, लेकिन अगर रस्सी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारे पास लिबर्टी नहीं होगी। बात समझ में नहीं आई? बालक तुम्हें समझ में आया कुछ नहीं आया? ठीक, क्लियर हुआ? तो फ्रांस को ये रस्सी, फ्रांस में ये रस्सी लोगों को मिल गई थी, और अपने हाथ से घोड़ा चलाने का मजा अलग ही होता है। बाकी यूरोपियन देश में रस्सी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि हमको भी ये मजा या रस्सी चाहिए। मजा या रस्सी का मतलब क्या? नायला, लिबर्टी। अब समझ में आया बेटा सबको? कोई डाउट किसी को? बोलो कोई डाउट है किसी को? पीछे वाली जनता, हिंदी मीडियम, डाउट समझ में आया? चलो अब इसको अपनी भाषा में पूरा रस्सी घोड़ा जो बनाना बनाओ, लिख लो जल्दी से। सुरवीन, क्या नाम तुम्हारा? स्वर्णिम, समझ में आया नहीं आया? लिख लो इसको अपने आप से। तुम ऐसे भाव क्यों खाते? देखो मेरा नाम गलत ले लिया। लिखो रस्सी। अरे वो तो अच्छी बात है, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। आंसर्स अलग हो ना हो, तुम्हारी शक्ल में क्या लिख रहा है? सीसीटीवी वो बकायदा स्क्रीनशॉट जाएगा कि देखिए एक बार मुड़ी, दो बार मुड़ी, फिर मुड़ी, क्या कर रही है, ताकि कल को पेरेंट्स ये ना कह दे कि हमारी बिटिया तो बहुत पढ़ती थी। पढ़ लो, अभी हम मना कर देंगे सर को, घूस मिल जाएगी हमको, लेकिन अरे बालिके तुम पे ब्लेम डालें, तुम्हारी तो कुटाई होगी। पढ़ लो अभी, लिखो जल्दी। समझ आया नहीं आया? तुम कहाँ ही कर रहे हो? तुम भी कुटोगी, ज्यादा कुटाई होगी। तुम तो हो गई 12वीं की बच्ची है, तुम्हारी ज्यादा कुटाई होगी, तुम बहुत नेता हो ना। लिखो, ये घोड़ा घोड़ी सब बना लो, जल्दी से करो यार, जल्दी बनाओ इसको, लिखो। आगे नहीं लिखो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो। कहाँ लिखा तुमने रस्सी इज इक्वल टू लिबर्टी? ऐसा नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड, समझ में आया बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे बढ़े, कोई डाउट रत्नेश इसमें? ये आज जाके पॉलिटी में भी यूज करोगे, GS2 में कभी ये चीज समझ, जब डेमोक्रेसी पढ़ोगे। सो डेमोक्रेटिक सेटअप में और नॉर्मल सेटअप में क्या अंतर है? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। समझ में आया? आज जाके क्लियर हुई चीज? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ? हाँ बेटा, एनार्की यही होता है। एनार्की का शब्द होता है जहां पे कोई रूललेसनेस हो, कोई लॉ ही ना हो, अराजकता कह सकते हो। बताऊंगा वो चीज, पॉलिटी में पढ़ाएंगे। किंग्स के टाइम पे ऐसा नहीं, एनार्की नहीं कह सकते। किंग्स के टाइम में रूल्स होते थे, लेकिन वो रूल्स बड़े ही अनइक्वल होते थे, इनइक्वालिटी प्रमोट करते थे। अब राघवेंद्र कह रहा सर, अब तुम ये डिफिनीशन खोल लियो क्या? एब्सोल्यूटिज्म और डिक्टेटरशिप में अंतर बताइए। हाँ ऑलमोस्ट सेम है बेटा, तुम्हें जितना भी तुम्हारे हिसाब से है उस हिसाब से दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, डिक्टेटरशिप और एब्सोल्यूटिज्म सेम ही समझो तुम। शुरू हो गया ये। अब देखो, सुनो सुनो, अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। लिखो एक हेडिंग, हेडिंग डालो, नेशन वर्सेस स्टेट। राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? नेशन वर्सेस स्टेट, नेशन वर्सेस स्टेट। समझ में आया? अब सुनो, नेशन और स्टेट में क्या अंतर है? स्टेट क्या होता है? स्टेट किसी भी डिफाइंड टेरिटरी को कहते हैं। पढ़ाया क्या सर ने तुम्हें? कौन सर ने? फिर तो अच्छा, तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। अरे फिर तो मनीष सर ने जब पढ़ाया तो फिर तो बेस्ट है।
हाँ? मैं पूरा उतना डिटेल में नहीं बता रहा, हल्का मुझे अपने लिए जितना बताना उतना ही बताऊंगा फिर, अदरवाइज मैं पूरा समझा रहा था। देखो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट इज अ डिफाइन, क्या बताया सर ने, किसने किसने पढ़ा है, बोलो हीरो, मुंह धीरे धीरे चलो, फर्स्ट गियर में चलो। हाँ हाँ टू टाइप्स होते हैं। हाँ। पहली बात, एक डिफाइंड टेरिटरी, एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, नेशन क्या होता है, इसमें होल कंट्री, बस नेशन का थोड़ा ठीक है, और नेशन क्या होता है, बोलो चलो। ग्रुप ऑफ स्टेट विद गवर्नमेंट। हाँ बस ये नेशन और स्टेट। एक नहीं बता रहा सर। ऑब्वियस सी बात है, देखो स्टेट क्या है, सुनो स्टेट समझ लो, स्टेट का मतलब होता है डिफाइंड टेरिटरी, एक क्षेत्र, उसको क्या कहेंगे, स्टेट। इंडियन स्टेट का मतलब ये जो पूरा मैप है तुम्हारा इंडिया का, हाँ है ना, ये क्या हो जाएगा, एक इंडियन स्टेट है। अभी इंडियन स्टेट कैसे रूल होती है, दैट इज ऑल डिफरेंट, यहाँ राजा है, किंग है कि गवर्नमेंट है, दैट इज ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन है क्या, ये एक स्टेट है, ठीक। और नेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन ये जो स्टेट है, समझना मेरी बात को, इसके अंदर तमिलनाडु वाला कहता है हम इसके अंदर तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पे क्या है उत्तर प्रदेश वाला कह रहा है हम उत्तर प्रदेश स्टेट है। और ये नेशन में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब सब कहते हैं साथ मिलके हम क्या हैं, एक स्टेट है, हम एक इंडिया है, समझ में आया। सो इंडिया इज अ नेशन ऑल टुगेदर। जब आपके अंदर फीलिंग आती है, इसको पता है कि कल को अगर पाकिस्तान से कोई आया मारने मुझे, तो मेरा भाई मुझे बचा लेगा, तो ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ हाँ, फीलिंग ऑफ, प्रियम्बल में कौन सा शब्द है, फ्रेटर्निटी। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आया कि फ्रेटर्निटी शब्द का प्रियम्बल में, प्रस्तावना में क्या रोल है, कि वो हमें स्टेट से नेशन में कन्वर्ट कर देती है। नहीं समझ में आया नायला ना, बेटा फोकस करके पढ़ो, तुम्हें मैं देख रहा हूं तुम्हारा फोकस गायब हो रहा है, बीच में तुम कुछ और सोच रहे हो। पक्का ना मैं गलत पकड़ा सही पकड़ा, बोलो सही पकड़ा गलत पकड़ा, सही पकड़ा ना, तुम बीच में कुछ और सोच रहे हो, तब तक मैं कुछ बोल जाता हूं, फिर तुम ये कहां से आ गए अभी, समझ में आया। तो फोकस करो प्लीज, फोकस करो, नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसान है, समझ में आया। तो फ्रेटर्निटी शब्द जो हमारी प्रियम्बल में है, उसका क्या मतलब हुआ, उससे क्या फायदा हुआ, कि फ्रेटर्निटी शब्द हमें स्टेट से किसमें बना देती है, जबकि आइडियली देखा जाए दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, स्टेट में फीलिंग ऑफ वननेस नहीं होती है, और नेशन में फीलिंग ऑफ वननेस होती है। समझ में आया नहीं आया, हम्म हम्म? क्या, कौन, कहाँ पढ़े आए तुम, कौन सी बुक में, इसी बुक में पढ़े हो, क्या कहते थे बताओ, क्या कहते थे बताओ ना, तुमने पढ़ा तो बताओ फिर क्या कहते थे, बताओ। और ये कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, सुनो अब मेरी बात को, बताने रुक तो जाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ साइड में लिखा है ना, अर्नस्ट रेनर ने क्या कहा, अर्नस्ट रेनर ने कहा है कि व्हाट इज अ नेशन, नेशन बनता कैसे है, साइड में बॉक्स लिखा है पूरा, उसने इसमें यही कहा है कि नेशन होता है कलेक्टिव फीलिंग। बात समझो, कल को जैसे देखो, इंडिया इज ए लैंड ऑफ नेशंस, है ना, कह सकते हैं तमिलनाडु में जाओगे सब भाई भाई, कि तुम तमिलनाडु तो हम तमिलनाडु, भाई भाई, हम दो डोसा खाते तुम डोसा खाते, दोनों भाई भाई, हाँ है ना। और ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडियन के खिलाफ। और जब पूरा देश मिल जाएगा और बाहर से कोई अफगानिस्तानी आया, तो तुम क्या हो, भले मैं नॉर्थ इंडियन हूं तुम तमिलनाडु हो, मैं दाल चावल खाता हूं तुम डोसा खाते हो, लेकिन फिर हम क्या हो जाएंगे, हम एक यूनिट हो जाएंगे। तो नेशन की फीलिंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग फॉर अदर्स। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। तो नेशन और स्टेट में बहुत बेसिक और भी बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिक्स पढ़ाए जाएंगे। अब जैसे इसने अर्नस्ट रेनर, ये नेशन बनता कैसे है, इंडिया में, सुनना मेरी बात को, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, अगर मैं इंडिया में बात करूं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीडम स्ट्रगल से, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उससे अगर हम पहले की बात करें, तो इंडिया वॉज ए कंप्लीट स्टेट, इंडिया वॉज नॉट ए नेशन। कि मौर्य अलग है, इंडिया, देयर वाज नथिंग लाइक इंडिया। मुझे लगता है कि बहुत पहले देखा जाए तो 5th सेंचुरी बीसी में मौर्य थे, उसके बाद मुगल्स आ गए, सॉरी गुप्ता आए, फिर ये हर्षचंद्र आए, फिर मुगल आए, हाँ है ना। मुगल्स के बाद क्या हुए, बीच में दिल्ली सल्तनत भी आई, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो अलग अलग टुकड़ों में, डेक्कन अलग है, दक्कन का प्रोविंस, मराठा अलग है, हाँ है ना, हाँ है ना, नीचे चोला पांड्या ये सब अलग अलग है। बात समझ में आई नहीं स्टोरी पूरी,
ये सब क्या, ये सब स्टेट थे। लेकिन जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, लेके गांधी जी डंडा लेके पूरे देश भर में घूमे, है ना, और उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, सभी देश के लोगों को एक साथ में जोड़ा। बात समझ में नहीं, सभी देश के लोगों को एक साथ में जोड़ा कि तमिलनाडु से वाले से भी कहा कि बे पगला मारे बहुत जाओगे, चलो साथ में, है ना, वो भी चल दिया, गांधी चल रहे हैं। इधर से नॉर्थ बिहार से वो लिट्टी चोखा पैक करे, भैया बांध लेते हैं, वो लेकर अपना चल दिया। तो इससे क्या हुआ, स्टेट गॉट कन्वर्टेड इनटू फीलिंग ऑफ नेशन। लेकिन एक आदमी जो चाहिए था इस काम को कराने के लिए, कौन थे वो, महात्मा गांधी। इसलिए उनको फादर ऑफ द स्टेट नहीं बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडिया नहीं बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। समझ में आया? गांधी, क्वेश्चन लिखो सब लोग अपनी कॉपी में कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, नेशन के ऊपर वो कर देना, गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, राज्य पिता क्यों नहीं कहते हैं? हिंदी वाले समझ में आया? भारत को नहीं बेटा, आज हाँ मैंने नोटिस डाला था एनसीईआरटी ग्रुप पे, चेक कर लेना। भारत को गांधी जी को भारत का राज्य पिता क्यों नहीं कहते हैं, जबकि राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, फादर ऑफ स्टेट नहीं कहते। क्यों? बिकॉज गांधी जी ने स्टेट को किसमें कन्वर्ट किया था, नेशन में। स्टेट तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, पर नेशन कब बना, फीलिंग ऑफ वननेस आई। वननेस किसकी वजह से आई, इसलिए उनको फादर ऑफ, इनकी वजह से भारत में एक नेशन का जन्म हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना बालिके? बताऊंगा ये कहाँ रिपब्लिकन ऑफ द स्टेट पढ़ा तुमने, वो एक, क्योंकि वो तुम पॉलिटिकल टर्म्स में बात कर, वो पॉलिटिकल टर्म्स वो यहाँ पे नीडेड नहीं बाबू, मैं बताऊंगा बाद में तो, ठीक है, वो नीडेड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर जाओ। जैसे तुमने कहा रिपब्लिकन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, बिकॉज रिपब्लिकन ऑफ स्टेट वो पॉलिटिकल टेरिटरी को खाली दिखा रहा है, वो नेशन है लेकिन ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे उससे पॉलिटिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? तो आज ये क्वेश्चन समझ में आया, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहीं तुम्हारी किताब में नहीं लिखा है कहीं पे भी। यही फायदा होता है मास्टर का और मास्टर की कोचिंग का, है ना? नहीं है तो फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं, फादर ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहते? बिकॉज गांधी जी ने एक स्टेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो गांधी जी किसके पापा हो गए, नेशन। उन्होंने किसको पैदा किया है, नेशन को। बात समझ में आई? खाली उनको तवज्जो देने के लिए खाली नाम नहीं दिया जाता है, वो थे एक्चुअली में फादर ऑफ नेशन। बात समझ में आई? तुम बहुत से लोग मैं देखता हूँ देश में हमारे, उनको गालियां देते हैं, है ना, कि उनको राष्ट्रपिता कैसे बना दिया, हम इनको देना चाहिए, हमारे पापा को देना चाहिए था। तुम्हारे पापा अपने घर को नेशन नहीं बना पाए, तुम्हारे चाचा अलग घर में रहते हैं, वो दिन में 4 गाली तुम्हारे पापा को देते हैं। और उस आदमी ने पूरे देश को एक कर दिया था, और क्या कहा था, सब लोग एक हो जाओ और चलो पूरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए उनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? बोलो नहीं समझ में आई? आ गई? ठीक। कोई डाउट किसी बालक को? लिख लिया इतनी स्टोरी, पूरी क्वेश्चन लिख के लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। लाठी लेके उसने पूरे देश को एक कर दिया उन्होंने, है ना? क्लियर हो गई स्टोरी? आज समझ में आई? अब देखो यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सुनना मेरी बात को, सब मैंने कहा ना सबसे पहले झंडा लेके कौन पड़ा वहां पे, कि जो मजा फ्रेंच रेवोल्यूशन को आया वो मजा सबको चाहिए था। वापस अपने स्टोरी पे आ जाते हैं यूरोप में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को ऐसा कौन कौन सा मजा मिला उसकी बात करते हैं पहले, ठीक है? तो लिखो व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा चुका हूं पहले ही, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। तो लिखो व्हाट वेयर द, क्वेश्चन लिखो व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन which what were the consequences of French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऐसे कौन से परिणाम थे जो which motivated, which, क्या नाम है तुम्हारा बेटा किरण, समझ में आया नहीं आया? which motivated other Europeans? रविकांत, से ऊपर उठ गए नहीं उठ गए अभी? समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? पक्का अभी आ रहा नहीं आ रहा बालक? अरे अभी आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक, लिखो। तो पहला लिखो फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव बर्थ टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्र। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, हर बार ब्रीफ दे रहा हूं, याद है? एक राजा रूल कर रहा था बैठ के, लेकिन उसके राजा के विरोध में सभी स्टेट, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, याद है? थर्ड स्टेट के जो लोग थे
वो सभी क्या हो गए थे, यूनाइट हो गए थे बेइज्जती होने के बाद, सब यूनाइट हो गए। और यूनाइट होने के बाद उन्होंने क्या बना ली थी, एक नेशनल असेंबली बना ली थी। बनाई थी नहीं बनाई थी, मैंने पढ़ाया हुआ ये सब चीजें, आया ना। तो ये नेशनल असेंबली जिसमें सब यूनाइटेड, सब कलेक्टिव है कि हम फ्रांस के हैं, हम फ्रांस के, फ्रांस हमारा, हम फ्रांस के, हम फ्रांस के। इसने इस राजा को क्या किया, हटाया, आया ना। और फिर अल्टीमेटली क्या करने लगी, यहाँ पे रूल करने लगी। तो ये जो इन्होंने ये जो यूनिटी की भावना इनकी वजह से पैदा हुई, ये पहली बार ऐसा कुछ देखा गया था। और इसी नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से हुई, यूरोप में। यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से हुई, फ्रांस से। कब हुई, 17। आज समझ में आई कि नहीं आई किसी को, स्टोरी समझ में आई बेटा, नहीं क्लियर हुई। यूरोप की बात कर रहा हूं, अमेरिका में तो पहले ही आ गई थी ये चीज, यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं कहूं यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत किसने करी, फ्रांस ने, ठीक। तो पहला मैंने लिखा, इनको क्या मजा आया, फ्रांस के पास एक फीलिंग आ गई। कभी कभी ऐसी होती फीलिंग्स आती है, एकदम मजा आ जाता है, आया ना। चॉकलेट खा लो एकदम से मजा आ जाता है, नहीं आ जाता है, आया ना। तो वही वाली फीलिंग किसको आ गई, फ्रांस को, ठीक। दूसरी फीलिंग क्या हुई, फीलिंग क्या हुई, इनके अंदर एक इन्होंने क्या बनाया, एक नेशनल असेंबली ने क्या बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, नहीं किया था, एक संविधान का निर्माण किया था कि नहीं किया था, बोलो हाँ। और उस संविधान में जो भी रूल्स, जो भी प्रोविजन हो गए, किसकी मर्जी से थे, रस्सी सबके हाथों में थी कि दो ही लोग पकड़े हुए थे, भाई लोग, रस्सी कितने लोग पकड़े हुए थे, सभी के सभी लोग यूनिटली रस्सी पकड़े हुए थे। भैया हमें भी हाथ एक के पीछे से नहीं, गंगा जल चढ़ाते हो जब मंदिर में, तो क्या करता है, एक आदमी ऐसे चढ़ा रहा है, दूसरा उसके पीछे हाथ लगा लेता है, तीसरा उसके पीछे कमर छू लेगा, इसे भैया हमारा भी चढ़ गया, आया ना, समझ में आया नहीं आया। तो सबका ही उसमें कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मजा आएगा कि मेरे बनाए हुए रूल्स पे देश चल रहा है, तुम्हें पता है, आया ना। कि मुकेश अंबानी की कंपनी में तुमने 50 रुपए शेयर खरीद लिया, मान लो रिलायंस में, मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर इन बिजनेस हूँ, आया ना, एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, समझ में आया नहीं आया, स्टेक होल्डर हूँ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो, दूसरा क्या हुआ इनका, दूसरा क्या हुआ लिखो, नेशनल फ्लैग बनाए गए नहीं बनाए गए। अब इनका जब देखो, नेशनल इंडिया में भी नेशनल फ्लैग का क्या, कभी देखते हो राष्ट्र ध्वज अपना जब ऊपर जाता है, उसको राज्य ध्वज क्यों नहीं बोलते हैं, उसको राष्ट्र ध्वज क्यों बोलते हैं, मुझे बताओ। इट इज नॉट कॉल्ड स्टेट फ्लैग, इट इज कॉल्ड नेशनल फ्लैग। क्यों, बिकॉज उसका काम ही है किसको प्रमोट करना, नेशन को स्ट्रेंथ करना, स्टेट को स्ट्रेंथ करना नहीं है। स्टेट इज ए पॉलिटिकल बॉडी, नेशन इज ए आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट किसी बालक को। हम उसको राज्य ध्वज क्यों नहीं बोलते, राष्ट्र ध्वज बोलते हैं, हाँ ना। हम उसको राष्ट्रगान बोलते हैं, राज्य गान नहीं बोलते हैं, समझ में आया। हम उसको नेशनल एंथम बोलते हैं, स्टेट एंथम नहीं बोलते हैं। बिकॉज नेशनल एंथम क्यों, हमें नेशन की भावना को प्रमोट करना। वो एंथम जब गाते हैं तो मार सब ऐसे खड़े कतई टन टन टन, अगर कोई मान लो हिल भी गया तो उसके तुम लात मार दे तो सीधे खड़े रहना, नेशनल एंथम पे भी नहीं सह पाएंगे, हो रहा नहीं हो रहा है, आया ना। तो जब ये क्वेश्चन आता, नहीं समझ में आया ना, आगे नहीं आया। देखो मेरी क्लास में पढ़ना है तो फोकस होकर पढ़ो, तो मैं वैसा मजा दे जाऊंगा, नहीं दे पाओगे तो बैठे रहोगे, आया ना। राज्य ध्वज समझ गए। अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन लिखो कि जो डिबेट है कि जो थिएटर में, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की परमिशन दी गई और उसका लोगों ने विरोध किया, तो उस विरोध से क्या कमजोर होगा आपका, क्या राज्य की यूनिटी कमजोर होगी, नहीं। ये दिखा रहा है कि हमारे देश की, राष्ट्र की यूनिटी कमजोर हो रही है ना। हमारा नेशन एज ए होल क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या हो रही है। देखो लोग हैं, प्यार करते हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन उस प्यार को दिखाओ भी तो। मैं मान लो किसी से, या तुम किसी से प्यार करते हो और तुम उसको कह रहे हो दिन में कुछ, तुमने एक बार फोन नहीं करते हो, कि गुलाब लेके नहीं जाते हो, बेबी बेबा जो भी है तुम्हारा अपना नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा तुम उसको प्यार करते हो। तुम्हारा दोस्त को कैसे पता चलेगा तुम्हारा उससे सेटिंग है, अदरवाइज नहीं तो ये भाई साहब आना लग जाएंगे आके, पसंद में नहीं, क्लियर हुई नहीं हुई। तो आप जाहिर करो, तो जाहिर करने का एक तरीका है जिससे क्या स्ट्रेंथन हो रहा है आपका नेशन और स्टेट में डिफरेंस है। नेशन इज आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। हाँ बोलो बेटा। दैट इज डिबेटेबल, वो तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है। मैं लिखूंगा आंसर तो मैं ना ही यस लिखूंगा ना ही नो लिखूंगा, मैं बीच का लिख के चले आऊंगा। क्यों अलाउ होना चाहिए ये लिखे आऊंगा, क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए ये लिखे आऊंगा, बात खत्म। ये नहीं भाई, डिबेट अभी है नहीं, आएगा भी नहीं क्वेश्चन, छोड़ दो। वो पॉलिटी में तो पढ़ाया जाएगा, मैं खाली हिस्ट्री में ज्ञान दे रहा हूँ, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव समझो, पॉलिटी में नहीं। पॉलिटी जब पढ़ोगे तो पॉलिटी वाले फैकल्टी में पढ़ाएंगे चीज। ये बात समझ में आई नहीं आई, मैं खाली
मैं डिबेट छोड़ रहा हूं, क्यों मैंने शुरू किया और क्यों बताया। समझ में आया? नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट 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 लिखो। समझ में आया नहीं आया? नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, इसने क्या किया? फ्रांस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड। लिखो, जो तुम्हारे में बड़े फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, ले प्रेस से करके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड दिया। जैसे हम क्या कॉन्सेप्ट देते हैं? भारत माता, हाँ है ना, खड़ी है भारत माता पूरा झंडा वंडा लेके, हाँ है ना। तो भारत माता का चित्र बनाने से क्या हुआ? उस चित्र के चारों तरफ सभी लोग क्या हो जाते हैं? खड़े, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति हो, किसी भी पाति हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन भारत माता इज भारत माता, एवरीबडी इज बोइंग देयर हेड। तो उससे क्या हो रही है? हम जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं, ये सारे सेगमेंट्स कहीं ना कहीं आके फिर क्या हो जाते हैं? मैं ये पढ़ा रहा हूं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, सही बता रहा हूं। हम कहां पे हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं किसी न किसी पॉइंट पे आके। एंड यही यूनिटी फीलिंग जो मुझे इस टाइम फीलिंग आ रही है, समझ रहे हो? ये फीलिंग ही कहती है नेशनलिज्म की फीलिंग। अभी राष्ट्रगान चल रहा हूँ और तुम बस खड़े हो जाओ, लोग रोने लगते हैं। मैं रोने लगता हूँ जब भी बोलता हूँ, ये आंख बंद कर लेता हूँ, मैं रो जाता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये नेशनलिज्म प्रमोट किसने किया? किसकी वजह से हुआ? हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से हुआ, है ना, फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हुआ, गांधी जी की वजह से हुआ। फ्रीडम फाइटर तो सभी थे, लेकिन गांधी जी वॉज इन लीडिंग रोल, तो उनको फादर ऑफ द नेशन दिया। पर चाचा मौसा फूफा सब थे नहीं थे, हाँ है ना। अब समझ में आया नहीं आया? अंकल तो बहुत सारे थे। तो अंकल जब भगत सिंह, अरे भगत सिंह फांसी पे क्यों लटक गए होंगे? क्या सोचा उन्होंने? मैं किसके लिए मर रहा हूं? अपने लिए मर रहा हूं कि अपनी बुआ के लिए मर रहा हूं? पूरे देश के लोगों के लिए मर रहा हूं। मैं अगर बम फेंकूंगा और वहां पे रुक जाऊंगा तो पूरे देश के लोगों को मैसेज चला जाएगा कि नहीं, कैसे नेशनलिज्म। तो भगत सिंह के एक्शंस ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक्शंस ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। 1857 में मंगल पांडे ने भी शुरुआत करी थी नेशनलिज्म को प्रमोट करने, पूरे देश को एक करने की। अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश तो की थी। सोचो, हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो, इमोशनली पढ़ो। तुम डेट पढ़ते हो 1857, 1858, 19, 20, कुछ नहीं याद रहता है। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट किसी को? नायला बेटा देखो, मेरे सर भी जब ऐसे पढ़ाते थे तो दो टाइप के बच्चे मैं देखता था आसपास। एक जिनको सब समझ में आ रहा होता था, दूसरे मेरे जैसे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ट्रस्ट में बस बैठे होते थे। सर बस तुम जाओ, 2 घंटे पूरे करो, चले जाओ। तो अगर वैसा है तो मुझसे कह दो, मैं तुम्हारे लेवल पे आके पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ लो। मुद्दा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ऊपर से जा रहा है या बहुत नीचे से निकल जा रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा रिपीट करूं। लेकिन तुम लोग के चेहरे पे मुझे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। ऐसे बैठे हो, जब मैं बैठता मुझे याद है, जब मेरे टीचर जैसे पढ़ाते होंगे तो क्या पढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाया वो ऐसे ही होता था मेरे साथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या वो बेटा? नेक्स्ट लिखो। इनको दूसरे मजे क्या है? इनके पास एक मजा आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल राइट्स। सभी को इक्वल अधिकार, मताधिकार, सारे अधिकार, क्या होगा? समान अधिकारों का कॉन्सेप्ट आया, इक्वल राइट्स। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्या आया रविकांत? कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल असेंबली, हाँ है ना, कि मेरी आवाज कहां चलेगी, किस जगह सुनाई देगी? उस नेशनल असेंबली में सुनाई देगी। क्या देख रहे हो बेटा? आने दो नाखून, प्रोटीन कमी होगी उसको। समझ में आया नहीं आया? लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल असेंबली। एक और चीज, यूनिफॉर्म करेंसी। तुम्हारे घर में मान लो यूपी में चल रहे हो रुपया, हाँ है ना, और तुम मुंबई चले रहो, अगर मान लो डॉलर चलेगा, तो तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगी? नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी क्या? नहीं ना, हाँ है ना, नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी क्या? लिखो यूनिफॉर्म करेंसी, और एग्जाम्पल में लिखो जो भी लिखना है। भाई लिख रहे हो ना? लिख रहे हो ऑनलाइन? अभिषेक सही से लिखते रहो। परहीन कौन है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। यूनिफॉर्म वेट मेजर्स, यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ वेट एंड स्टैंडर्ड्स, या यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, कि यहां पे 2 किलो 2 किलो है, और मान लो तुम मुंबई चले रहो, वहां 2 किलो 4 किलो हो जाता है। वेट किसी ने तौला थोड़ा 2 किलो है। तो यूनिफॉर्म वेट एंड स्टैंडर्ड्स, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? यहाँ 1 लीटर में इतना दूध मिलता है, मुंबई चले रहो 1 लीटर में इतना मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो हमारे क्या यूनिफॉर्म है, तो सब जगह बराबर ही है। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। नेक्स्ट लिखो, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज, फिर इससे एक डिबेट उठेगी, क्या हिंदी में, क्या हिंदी लैंग्वेज को ऐसे इंपोज कर देना चाहिए सभी के ऊपर? फिर वही वाली बात है, नेशनलिज्म को प्रमोट तो करेगी, नो डाउट करेगी, लेकिन वो जितना अच्छा काम करेगी उससे ज्यादा डिविजन्स क्रिएट कर देगी लोगों में, रिपरकशंस होंगे उसके साथ, इसलिए उसको प्रमोट नहीं कर सकते। समझ रहे हो?
तो जैसे इंडिया में भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखा गया है ताकि वो नेशनलिज्म को प्रमोट कर दे। हाँ है ना, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लिखा कॉमन लैंग्वेज। नेक्स्ट लिखो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे भारत में केंद्र सरकार है कि नहीं है? अगर भारत में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें होती, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें होती, तो सारा डिवीजन हो चुका होता, नहीं हो चुका होता? तो यूपी वाले अलग नेशनलाइज, है ना, कि यूपी की एंथम चल रही योगी बाबा जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी और जय हो, हाँ है ना, और महाराष्ट्र चले जाओ तो वहां पे अलग जय चल रही है, शिवाजी की जय चल रही है। समझ में नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य है स्टेट अगर होती तो सब अलग अलग डिवाइड होते, इसलिए सेंट्रलाइज्ड पावर, केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण करना भी बहुत जरूरी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, समझ में आया? वो डायरेक्ट तुमसे इंटरफियर नहीं कर रही है, लेकिन तुम सबको यूनाइट रखने में, तुम सबको यूनिफॉर्म रखने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो नहीं समझ में आ रहा तो मैं चला जाऊं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो हाँ। ऑनलाइन वाले यास्मीन कौन है? यास्मीन कौन है? अरे इसने लिखा सर यास्मीन। चलो समझ में आया नहीं आया? अच्छा अच्छा, समझ में आया नहीं? अब फ्रांस क्या कहता है? अच्छा, फ्रांस में तुम्हें बताया था कि नेपोलियन आएगा अभी थोड़े दिन में, नेपोलियन आ गया था रूल में, कब आया था? डेट बताओ कब आया था? 1803 में उसने सरकार, 1803 1804 में उसको सरकार मिली, मतलब गद्दी पे बैठा था, एम्परर बना था, और उसके बाद उसने वहां पे डेमोक्रेसी खत्म करके क्या ले आया था? अरिस्टोक्रेसी को प्रमोट कर दिया, डिक्टेटरशिप को लेके आ गया था वो, बताऊंगा वो सब चीजें। अच्छा, ये जो मजा फ्रांस के लोगों को मिल रहा है, सुनना मेरी बात को, ये जो मजा फ्रांस के लोगों को मिल रहा है पूरा, तो फ्रांस के लोगों में जो फ्रांस की सरकार थी उसने कहा हमें तो सब मजा मिल रहा है, हम आ रहा है, भगवान ने हमें डेस्टिनी दी है, भगवान ने हम पे दायित्व सौंपा है, ये मजा हम कहां पहुंचाएं? हर देश में पहुंचाएं। तभी तो गांधी जी, जैसे इंडिया जब खुद फ्रीडम पा गया था, वो अफ्रीका को फ्रीडम इंडिपेंडेंट कराने चला गया था, हाँ है ना? फरमाया नहीं है? तो जो मजा फ्रांस को मिला, किसका? नेशनलिज्म का मजा जो फ्रांस ने चखा, और फ्रांस ने क्या सोचा कि वो मजा मुझे किसको चखाना है? सबको चखाना है। लिखो लिखो क्या लिखना है? रेवोल्यूशनरीज थॉट, रेवोल्यूशनरीज थॉट, रेवोल्यूशनरीज ऑफ व्हाट? रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने यह सोचा कि जो मजा, जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मजा हमें मिला है, वो हम किसको देना चाहते हैं? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाना चाहते हैं, है ना? तो रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस थॉट द बेनिफिट्स वी गॉट फ्रॉम द जॉय, द बेनिफिट्स वी गॉट फ्रॉम द adoption of nationalism shall also be spread, shall also be spread across Europe, across Europe, पूरे यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट में, so as to liberate them, so as to liberate them from, from किससे? लिबरेट किससे करोगे भैया? अरे लिबरेट किससे करोगे? अनार्की नहीं, मोनार्की। सो एज टू लिबरेट ऑल ऑफ देम फ्रॉम मोनार्की या एब्सोल्यूटिज्म। घोड़ा, लिबरेट का मतलब रस्सी बांधना, रस्सी बांधने का मतलब क्या? तुमने एब्सोल्यूटिज्म से क्या कर दिया है? लिबरेट कर दिया है। तो लिबरेट देम ऑल फ्रॉम एब्सोल्यूटिज्म या एब्सोल्यूटिस्ट रूल। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? अच्छा, ये सब कौन सोच रहा था? रेवोल्यूशनरी का मतलब नेपोलियन सोच रहा था ये सब चीजें वहां पे। समझ में आया नहीं आया? नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा लिख लो, बताता हूं, तुम सुनो। अब नेपोलियन के नीचे हेडिंग डालो, स्टोरी ऑफ नेपोलियन, फ्रांस रेवोल्यूशन की है, वो मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोग को। 1789, सुनना मेरी बात को, 1789 नेपोलियन फ्रेंच आर्मी में, सॉरी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। क्या आता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आती है। लगभग लगभग 1791 में, ये तुम्हारी किताब में नहीं, अलग से बता रहा हूं, फ्रांस में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो आता है, लेकिन थोड़ी सी इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगती है। लिखो क्या आने लगती, बताई थी मैंने, क्या आने लगती है? इकोनॉमिक क्राइसिस। समझ में क्या आने लगी? इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी 1791 में,
समझ रहा, मजा देने सब जगह जा रहे हैं, पूरे देश में इनको मजा देना है, हर जगह कह रहे हैं हम हर जगह जाके मजा देंगे, ठीक है। सारे देशों में इन्होंने कहा मजा देंगे, नहीं देंगे नेशनलिज्म का मजा, और इनके खुद इकोनॉमिक क्राइसिस है। नेपोलियन आर्मी में आता है, कौन आता है आर्मी में? नेपोलियन। और नेपोलियन सभी लड़कों को मोटिवेट करता है, सैनिकों को, कि भाइयों बहनों जो मजा हमने चखा है पूरे विश्व को लिबरेट कर दें, पूरे यूरोप को लिबरेट कर देंगे। लिबरेट करने का देख बहाना था, मुद्दा क्या था, जाके उनको अपने कैप्चर कर लो ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए, फ्रांस क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, एक तरह से, समझ रहे हो, फ्रांस क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए, साथ में वहां के राजा हट जाए, तो अल्टीमेट रूल किसका हो जाए सब जगह, फ्रांस का। बात समझ में ही नहीं आई, लेकिन ये मुंह लोग कहते यही है। क्लियर हुआ? तो नेपोलियन ने क्या कहा, चलो आसपास के देशों में क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और वहां से एब्सोल्यूटिज्म, राजा के रूल को खत्म करते हैं, और सबको किसमें मिला लेते हैं, फ्रांस में मिला लेते हैं। बात समझ में ही नहीं आई। तो इसने फिर क्या किया, सब जगह क्या किया, अटैक करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, आसपास में अटैक करना शुरू किया। लिखो, लिखा नहीं लिखा, मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, है ना। ऐसे अटैक करते करते भी आगे पढ़ोगे कि लगभग 1799 की बात है। कब की बात है, 1799 की बात है। नेपोलियन ने प्लान किया कि हम कहां चलेंगे, नेपोलियन ने प्लान किया हम जा रहे हैं एशिया। एशिया मतलब ये पूरा इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र, कि हम जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में जाके अब ये फैलाएंगे नेशनलिज्म, और वहां पे कॉलोनियलिज्म, मतलब समझ रहे हो कि वहां के लोगों को लिबरेट करेंगे सोच से, और वहां के लोगों को प्रमोट करेंगे नेशनलिज्म, और वहां को अपने अंडर ले लेंगे। समझ में? कहां चल दिया, एशिया। समझ में नहीं है? जब ये एशिया में चला, सुनना मेरी बात को, कहां चला, एशिया में चला, इसको एक खबर मिलती है। क्या खबर मिलती है, इसके यहाँ पे जो एक नेशनल असेंबली की सरकार बनी हुई थी वो क्या पड़ गई है, या जो उसके बाद जैकोबिन्स ने सरकार बनाई थी वो सरकार कमजोर पड़ चुकी है। क्या पड़ चुकी है, कमजोर पड़ चुकी है, और देशवासियों को उस पर विश्वास नहीं रह गया है। नेपोलियन वापस आता है, उस सरकार को गिराता है, खुद क्या करता है, खुद एम्परर ऑफ फ्रांस बन जाता है। समझ में नहीं आई? खुद क्या बन जाता है, फ्रांस का राजा, एम्परर बन जाता है। कब, 1803 में। सुनना मेरी बात को, सही बात है। 1799 में प्लान कर रहा था एशिया जाने के लिए, जैसे ही नेपोलियन ने घोषणा कर दी मैं एशिया जा रहा हूं, यहां पे कौन था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स से खलबली मच गई थी इनमें, हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, अरे नेपोलियन आ रहा, बहुत मारेगा, बहुत मारता है वो, खलबली कतई मच गई थी। लेकिन समवे डाउन द लेन नेपोलियन को जैसे पता चला उसके क्या हो रहा है, उसकी सरकार जो फ्रांस में सरकार है कमजोर है, तो उसने क्या किया, कोशिश करी कि पहले फ्रांस सरकार को हटा के खुद क्या बन जाऊं, गद्दी पे बैठ जाऊं। तो नेपोलियन क्या बन गया 1803 में, एम्परर ऑफ फ्रांस बन गया। ठीक, समझ में आई इतनी स्टोरी। अब आती है स्टोरी 1805। मैं नेपोलियन की मोटा मोटी ब्रीफ में स्टोरी बता रहा हूं तुम्हें। 1805 पता थी इससे पहले, नहीं पता किसी को। देखो 1805 नेपोलियन कहता हम जा रहे हैं रशिया में अटैक कर देंगे, हम रशिया को भी अपने हिस्से में ले लेंगे। देखो ना कहां गया ये बेटा, ये यूरोप, रशिया भी तो यूरोप में है ना, था है ना, हम जा रहे हैं रशिया पकड़ के ले आएंगे, रशिया को अपने कब्जे में करेंगे। ठीक, चलो नेपोलियन चल दिया रशिया। और रशिया का क्लाइमेट ऐसा है कि सर्दी बहुत है। 5 लाख की फोर्सेस लेके गया था अपने साथ, कितने लोगों की, 5 लाख की फोर्सेस लेके गया था अपने साथ, गया चल दिया। जब 5 लाख की फोर्सेस लेके गया, और रशिया का क्लाइमेट इतना ठंडा होता है ना, बर्फ, लेकिन भाई मेहनत, नेपोलियन इतना लड़ाकू था, गया हरा के आया रशिया को। क्या किया इसने, रशिया को हरा दिया और वापस आया। वो बात अलग है, इसके सिर्फ और सिर्फ कितने सैनिक बचे थे, सिर्फ 1 लाख, 4 लाख लोग मर गए थे इसके सैनिक सबके सब। समझ में आया? लेकिन हरा के आया भाई, बहुत वॉरियर था। आया ना, समझ में आया? जो चीज मैंने डिसाइड करी इसने वो किया, हरा के आया, लौटा। और जब हरा के लौटा, जिन जिन देशों को इसने हराया था, जैसे 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 बताओ, ब्रिटेन, ब्रिटेन को तो हालत टाइट थी कि ये नेपोलियन इंडिया आ जाएगा, तो ब्रिटेन ने वहां पे सपोर्ट किया, किसका, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सब ने। जैसे देखो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला पूरा एरिया भी बताऊंगा वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ाऊंगा। ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, इन सब ने एक, और रशिया, इन सब ने मिलकर क्या बनाई, एक यूनियन बनाई। क्या बनाई, यूनियन बनाई। और इस यूनियन ने मिलके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू, इस यूनियन ने मिलके नेपोलियन को 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, इसको क्या कर लिया, हरा दिया और कैद कर लिया। बाद में इसकी कोई आइलैंड पे इसकी डेथ हो गई थी 1850 करीब, जितना मुझे याद है, 15 नहीं पता नहीं एग्जैक्ट कब डेथ हुई। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन क्या हो गया था,
हार गया था। कुछ लोग कहते हैं उसको स्टमक कैंसर हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। 1821 में मर गया था। बताता हूँ, लिख लो 2-3 नाम। यूके, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, बस इतनी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ये स्टोरी समझ में आई नहीं सबको? कोई डाउट इस स्टोरी में अभी तक किसी को? ठीक है। तो नेपोलियन क्यों जा रहा था सब जगह अटैक करने? वो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में देना चाहता था, पहला। दूसरा, सभी को अपने क्या कर लेना चाहता था? अपने अंडर, फ्रांस की कॉलोनी बना लेना चाहता था हर जगह। ठीक है, फ्रांस को एक्सपैंड करना चाह रहा था। एक कॉन्करर तो था ही ना, एम्परर था तो कॉन्कर कर रहा था। ये बात समझ में आई? लेकिन वो हारा कब नेपोलियन? बैटल ऑफ वाटरलू में। कब हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू? 1815 में। ठीक है, अब वो स्टोरी आएंगे वहां तक। अब पहले पढ़ते हैं नेपोलियन के समय में। लिखो पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन, लिखो पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन। कैसे वो नेशनलिज्म को लोगों तक पहुंचा रहा था, या टेक्निक्स यूज्ड बाय नेपोलियन टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेपोलियन के द्वारा प्रयोग किए गए विधि, जिससे उसने पूरे यूरोप और विश्व में क्या फैलाने की कोशिश करी? राष्ट्रवाद। पहला लिखो, पहला लिखो, नेपोलियन मेड अ सिविल कोड। नेपोलियन मेड अ सिविल कोड। नेपोलियन ने एक सिविल कोड बनाया, सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं इसको। नेपोलियन मेड अ सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, और सिविल कोड की सबसे अच्छी खासियत थी, इसने क्या क्या कहा? इस कोड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था? कोड मतलब समझ लो एक रूल, एक चिट्ठा बनाया। उस रूल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था? नो वन हैज बर्थ राइट टू पावर। जैसे बर्थ राइट टू पावर का मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ। अब खुद राजा की कुर्सी बैठ के ये चीज लिखना बहुत मुश्किल होता है। कि वाइफ थी जोसेफिन, बहुत अच्छी लव स्टोरी, कभी पढ़ाऊंगा इनके बारे में। जोसेफिन, जोसेफिन के बाद इसने ऑस्ट्रिया की किसी किंग रानी से भी शादी करी थी, लेकिन वो बड़ी प्यारी स्टोरी है। लेकिन गजब, मतलब इतना डेडिकेटेड था ना कि एक स्टोरी कहीं मैं पढ़ रहा था कि नॉवल में लिखा था कि जोसेफिन के साथ बैठा होता था और रोमांसिया रहा होता खूब तगड़ी तरीके से, लेकिन फिर भी इसके माइंड में क्या चल रहा होता था? मुझे कैसे अपना एम अचीव करना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये डेडिकेशन आ जाएगी, उस दिन यूपीएससी तुम्हारे लिए बहुत चुटकी का गेम हो जाएगा। समझ में आया? तुम क्या करते हो? जोसेफिन के साथ बैठते हो अपनी, और फिर जोसेफिन होती हो, तुम होते हो, बस काम खत्म हो जाता है, भूल जाते हो सब कुछ, हाँ करने लगते हो। समझ में आया? अपनी जोसेफिन के साथ भी बैठो तो भी दिमाग में क्या चलना चाहिए? यूपीएससी चलना चाहिए, कि मुझे अगला एक जोसेफिन को कितनी देर में भगाना है, उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है। समझ में आया स्टोरी? तुम्हारा अपना जोसेफ जो भी हो, तुम्हारा अपना नेपोलियन, सॉरी, तुम लोग का। समझ में आया कि नहीं आया? स्टोरी समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस लेवल की डेडिकेशन चाहिए, तभी वो इतना बड़ा कॉन्कर कर पाया सब कुछ। कि नो वन हैज बर्थ राइट टू पावर। तो इसने क्या किया? एब्सोल्यूट। क्या हुआ बालको, तुम लोग की खुजूर खुजूर जो होती है मुझे इरिटेट करती है। इरिटेट ऐसे मुझे लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। इग्नोर तो कर ही रहे, लेकिन बता रहे हैं। समझ में आया? तो इसने क्या कहा? नो बडी हैज बर्थ राइट टू पावर। डायनेस्टिक रूल को इसने क्या करने की कोशिश करी? खत्म करने की। कहा कि नहीं, डायनेस्टी रूल नहीं करती है, कि राजा का बेटा राजा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा इसने क्या किया? दूसरा इसने कहा, इसने प्रमोट की इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल। इसने क्या प्रमोट किया? इक्वालिटी अमॉन्ग। ए रत्नी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लो। क्लियर हो रही स्टोरी? इसने क्या प्रमोट किया? इक्वालिटी अमॉन्ग, सभी के बीच में समानता का भाव पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा, तीसरा, ही वॉज अगेंस्ट दी फ्यूडल। फ्यूडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामंतवादी प्रथाओं के खिलाफ था। सामंतवादी समझते हो? कि स्लेव और वो जो जमींदार वाला जो इंडिया में चलता है, उसी को यूरोप में सामंतवादी अलग टाइप का फ्यूडल होता था, जिसमें नाइट होते थे, वो सब किंग्स होते थे। कहने सामंतवादी प्रथाएं जो यूरोप में चलती, जिसमें किसानों को जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, उस प्रथा को इसने क्या किया? खत्म किया। एंड लोगों को क्या किया? फ्री किया। बता रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांति रखो। इसने क्या किया? इसने सामंतवादी प्रथा को, फ्यूडलिज्म को खत्म किया। लिखो, हाँ सिविल कोड में क्या क्या लिखा, वही बता रहा है। इसने सिविल कोड के तहत क्या किया? फ्यूडलिज्म को खत्म किया। और लेकिन जब इसने फ्यूडलिज्म को खत्म किया, उसके पीछे इसका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन क्या था? जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं वहां से तो फ्री हो गए, हाँ ना?
अब इन लोग को उठा के ले जाके काम कहाँ करेंगे जाके? फैक्ट्रीज में। बात समझ में आई? जब फ्यूडलिज्म से आपने लेबर को फ्री कर दिया है और फिर इसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराया फ्रांस में, बात समझ में नहीं आई? जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ फ्रांस में तो वहां पे लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी चीप लेबर। इंडस्ट्री में सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? चीप लेवल, कोचिंग चलानी है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत क्या है? सस्ता मास्टर मिल जाए, हाँ या ना? मेरा ऐसा सस्ता मास्टर है कि नहीं है? चाय पिला दे तो पढ़ाता रहता है, हाँ या ना? समझ में आया नहीं है? तो सस्ता मास्टर मिल जाए, कोचिंग का कोई खर्चा होगा क्या? नहीं ना। तो यही मैं बता रहा हूं, तो इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? सस्ता लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? जब सस्ता लेबर चाहिए तो लेबर कहां से आएगा? लेबर तभी सस्ता होगा जब बहुत सारी मात्रा में होगा। तो उसने उधर फ्यूडलिज्म खत्म किया। जब उधर फ्यूडलिज्म खत्म किया तो सारा लेबर आ गया कि भैया हम भी हम भी हम भी हम भी हम भी। जब इधर लेबर आया तो सस्ता हो गया नहीं हो गया ऑटोमेटिकली? समझ में आया? के बाद इसने क्या इंट्रोड्यूस कर, री इंट्रोड्यूस करी। मैंने बताया था स्लेवरी खत्म हो गई थी। अब लिखो इसने री इंट्रोड्यूस दी स्लेवरी। क्यों? ताकि उन स्लेव से क्या काम करा सके? स्लेव से क्या काम करा? फैक्ट्रीज वगैरह में। हाँ सिविल कोड में ही सब। उसने क्या किया? री इंट्रोड्यूस किया क्या? स्लेवरी। देखा? स्लेवरी मतलब गुलाम। समझ में आया बेटा? री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी। क्यों किया होगा? लॉजिक बताओ। ताकि कैपिटलिस्ट क्लास के पास, इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट समझते हो, इंडस्ट्रियल क्लास के पास लेबर्स की कमी ना पड़े। लिखो, लिखते रहना, बता रहे हैं। मैंने कहा वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट क्यों था? फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट होने का कारण था कि उसने एग्रीकल्चर से बॉन्डेज लेबर्स जो थे उनको हटाया, और उन फ्यूडलिज्म खत्म करने से एग्रीकल्चर से लड़का हटा। वो एग्रीकल्चर से लड़का हटा, कहां काम करेगा जाके? अब फैक्ट्री में, हाँ या ना? हाँ या ना? रीबूक का जूता पहनेगा, आदिवास का चश्मा लगाएगा, और क्या करेगा? फैक्ट्री में काम करेगा कि नहीं करेगा? सही बात है। लुइस फिनिक्स की, फिलिप की नहीं, लुइस फिनिक्स की शर्ट पहनेगा, और लिबूस की लेविस की जींस पहनेगा, लिवाइस की नहीं। समझ में नहीं आया? बड़े फैक्ट्री में काम करेगा। भैया हमारा कहाँ काम करता है? दिल्ली में काम करता है। समझ में नहीं आया? यही होता नहीं होता है? नहीं सुने हो कभी तुम लोग ये सब चीजें? तुम मेरा जोक समझ नहीं पाया, मुझे लगता है। समझ गए हो? हंसे नहीं? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? लिख लो अब जल्दी से। कितना लिखे? तीसरा क्या क्या लिखूं? और क्या क्या इसी में? इसने गवर्नेंस को इंप्रूव किया। नींद आ रही है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गवर्नेंस को क्या किया भाई ने? इंप्रूव किया। एक और चीज, जब ये इंडस्ट्रियल क्लास को प्रमोट कर रहा है, सुनना मेरी बात को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है, तो क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ जाएगा? सही सोच के बताना। अरे भैया इंडस्ट्रीज से क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तभी तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है कि लोगों के पास प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जाए, हाँ है ना? तो अगर लोगों को प्रॉफिट जाएगा, मैं अपना घर बनवाऊंगा, अपनी प्रॉपर्टी खरीदूंगा। तो अगर ये कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है तो क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हो जाएगा? रविकांत समझ में नहीं आया? हाँ या ना तो बोलो। जो जो ये है तुम्हारा, क्या नाम इसका, नेपोलियन, क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये किसको प्रमोट कर रहा है? कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है ना, इंडस्ट्रियल क्लास को प्रमोट कर रहा है। तो कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ हो जाएगा? हाँ है ना? सर मैं तो लिखो, ही वॉज नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ही प्रमोटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ में आया? समझ में नहीं आया? ही प्रमोटेड, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को। नो कौन लिख रहा है? किस बात का नो? अच्छा नो, इसने आंसर लिखा है, ओके। ही प्रमोटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इतना स्टोरी, अच्छा अभी तक स्टोरी कोई डाउट है तो पूछ लो। चैप्टर में बड़ी कठिन है, चैप्टर मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। मैंने पूरा कंसाइज करके अपनी तरीके से लिखा हुआ है। समझ में आया नहीं आया? ही प्रमोटेड, पढ़ना पढ़ लेना तुम्हारी मर्जी। ही प्रमोटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। and therefore Napoleon is called as, was called as, therefore Napoleon was called as modernizer of Europe। सही बात है? ये जो उसने ऊपर इतने सारी चीजें करी, ये किसी भी मॉडर्न नेशन में यही होगा ना। मॉडर्निटी करनी तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन करो, है ना? लोगों को इक्वल राइट्स दो। मॉडर्निटी की डिफिनेशन क्या है? कि आप रूढ़िवादिता से इक्वालिटी पे, लॉजिक पे काम करने लगो, रैशनल हो जाओ।
आया ना, तो रैशनली काम कर रहा था नहीं कर रहा था, लोगों को इक्वालिटी दे दी, कैपिटलिज्म को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, तो देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्या होता था, मैं जब क्लास में बैठता था और मान लो टीचर पढ़ा रहा है और मुझे जमाई आ रही है, और टीचर का बाई चांस उस टाइम मुझे जमाई यॉर्निंग आ रही है और टीचर मेरी तरफ ही देख रहा है, मैं क्या करता, अभी ये कर रही तो मुझे एकदम से याद आया इसको देख के, ताकि टीचर खराब ना लग जाए यार कि मैं उनके मुंह पे ले रही हूँ और फिर मैं झेल भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं ले रहा हूँ अंदर ही अंदर, पूरी हवा अंदर के अंदर ले लिया करो बेटा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा रहोगे तो। हमको नींद नहीं आ सकती, हमको कोई नहीं उठा सकता है, ठीक है। समझ में आया? एक दो एनसीईआरटी गुरु तुम्हारी तैयार हो गई होंगी ना, समझ में आया नहीं आया? अब देखो यार सुनो, नेपोलियन अपनी नेतागिरी लेके अब ये क्या कर रहा था, अलग अलग देश, लिखो नेपोलियन एक्सपोर्टेड, हाँ इसी में आगे, नेपोलियन एक्सपोर्टेड दिस कोड, ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, तो 1804 का सिविल कोड किससे जुड़ा हुआ है, नेपोलियन से। समझ में आया नहीं आया? तो नेपोलियन एक्सपोर्टेड दिस कोड टू, लिखो कंट्रीज जैसे डच कंट्रीज में, डच मतलब नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, बहुत स्लो, चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत स्लो में चलना पड़ेगा बिकॉज समझाना बहुत है। देखो आगे इटली, आगे लिखो जर्मनी एक्सेट्रा। तो इन सब जगहों पे जब नेपोलियन ने अपना कोड भेजा, नेपोलियन का ये कोड पहुंचा अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, मॉडर्निटी शुरू हो जाएगी नहीं हो जाएगी, लोग सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे इन सब चीजों पे, और अपने जो एब्सोल्यूटिज्म है, फ्यूडलिज्म से हटने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ लोकल्स फॉर नेपोलियंस सिविल कोड या नेपोलियंस इनिशिएटिव ऑफ नेशनलाइजिंग यूरोप। समझ में आया नहीं है, मैं क्या कह गया, समझ में आया? रिएक्शन ऑफ लोकल्स फॉर नेपोलियंस इनिशिएटिव ऑफ नेशनलाइजिंग यूरोप। समझ में आया? या मॉडर्नाइजिंग यूरोप, कि नेपोलियन ने तो कहा कि मैं तुम्हें, भाई हेलो, मैं तुम्हारी क्लास में आया, मैंने तो कहा कि मैं तुम लोग को मॉडर्नाइज करूंगा, मैं तुम लोग को नेशनलाइज करूंगा। क्या सभी लोग मेरी बात को समझोगे? नहीं। 4 लोगों के भाई सर बहुत अच्छे, 3 लोग क्या कहोगे, अबे छोड़ो, ठीक है, हाँ या ना? होता नहीं होता है? तो कौन सी फीलिंग कहेंगे इसको, मिक्स्ड फीलिंग कहेंगे। लिखो, तो लोकल्स का रिएक्शन कैसे था, मिक्स, देयर वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन, मिला जुला रिएक्शन था लोगों का, मिला जुला रिएक्शन था। कह रहे पढ़ाते तो अच्छा लेकिन बातें बहुत करते हैं यार, हाँ या ना? यही होगा नहीं होगा? पढ़ाते ठीक है, ज्ञान बहुत देते हैं यार, दिमाग खा लेते हैं, हाँ या ना? ये होगा नहीं होगा? हाँ या ना? देखो, तो मिला जुला था, तो नेपोलियन की बात का क्या करा कि नेपोलियन राइट्स की तो बात कर रहा है, हाँ या ना? अच्छा एक चीज यार मैं बताना भूल गया, लिखो एक चीज और लिखो इसी में, पीछे जाओ, पीछे वाली हेडिंग में, कि नेपोलियन ने जो जो सिविल कोड में काम किया, लिखो एक चीज मैं बताना भूल गया, कि उसने ट्रेड को क्या कर दिया था, ट्रेड को फ्री कर दिया था, रेगुलेशन से कम हटा दिया ज्यादातर। या लिखो, एक काम करो, मत लिखो, छोड़ो, आगे जाओ, छोड़ दो वो सब, छोड़ दो, वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ, जो अभी मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, पहले रिएक्शन पढ़ो, उसको बाद बताऊंगा, फंस जाओगे नहीं तो। देखो रिएक्शन पे आओ वापस, क्योंकि मुझे ये सोचना पड़ता है ना, तुम्हें समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, उस टाइम में बता दिया तो पीछे एक और बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो रिएक्शन पहले इसने क्या कहा, देयर वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन। तो कुछ लोग कह रहे थे, लिखना मैं समझा रहा हूं सुनो, कुछ लोग कह रहे थे कि नेपोलियन की जो पॉलिसीज थी, आया ना, जैसे नेपोलियन ने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किया, रूल्स बनाए, इक्वालिटी की बातें करी, कुछ लोग इससे क्या हो रहे थे, खुश हो रहे थे, आया ना। लेकिन साथ ही साथ नेपोलियन कौन था, आया ना, नेपोलियन कैपिटलिस्ट के पहले डिक्टेटर था, डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी नहीं, तो कुछ लोग कह रहे थे मेरे हाथ में वो जो बद्धी है वो बद्धी नहीं है, नेपोलियन चल सही रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भैया वो जो रस्सी की बात मैं कर रहा था, कंप्लीट लिबर्टी मेरे हाथ में नहीं है, डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो मेरे पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। देखो लिखो, मैं लिखा रहा हूं, सम पीपल वर हैप्पी
some people were happy about the administrative policies of Napoleon. सही बात है, कुछ लोग नेपोलियन की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर बहुत खुश थे। जहां जहां रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कुछ लोग नेपोलियन की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर बहुत खुश थे। क्यों? बिकॉज वो क्या क्या प्रमोट कर रहे थे? क्यों लिखो, बिकॉज इट प्रमोटेड इक्वालिटी, because it promoted equality, it promoted freedom to trade। भाई जरा नीचे कर देना, कोई कमेंट आया यार इसमें, देखना जरा। it promoted freedom to trade। उसके अलावा it initiated a feeling of nationalism। हाँ वेरी गुड, और उसने जो बताया वो भी लिखो। नहीं दिख रहा है वो, पता नहीं क्यों नीचे कमेंट कट रहा है। It initiated a feeling of nationalism। उसके अलावा it promoted private property। तो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी तो लोग खुश हैं। But at the same time लिख पाए और रत्नेश नहीं, बट इसी एक सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? लोग नाराज भी थे। किस चीज को लेके? आया ना? हाँ, बट एट द सेम टाइम पीपल वर अनॉयड, पीपल वर अफ्रेड एंड अनॉयड। डरे हुए भी थे और अनॉयड भी थे। किससे? नेपोलियंस डिक्टेटरशिप रूल। विच प्रमोटेड डिक्टेटरशिप रूल। क्या क्या प्रमोट कर रहा था? इंक्रीज्ड टैक्सेशन। अरे इतना सब वॉर और लड़ाई लड़ रहा है, पैसा कौन बुआ दे जाएंगे नेपोलियन की? पैसा कहां से आएगा? जनता से ही आएगा ना, टैक्सेशन कर ही तो लेगा। विच प्रमोटेड इंक्रीज टैक्सेशन, करों का वृद्धि, करों में वृद्धि हो गई थी। देखो तुम लोग को बेटा समझ में आ रहा है रत्नेश? मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों कोशिश करो अगर इंग्लिश में आ जाओ तो, कल सर ने भी बताया अपने सेमिनार में, कोशिश करो अगर इंग्लिश में आ सकते हो तो। समय बहुत है अभी, 3 साल बहुत है, मुश्किल 3 महीने लगते हैं इंग्लिश में आने के लिए। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे मेरे, हाँ वो नहीं सही बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे, उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए, उनका कुछ नहीं हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में वो आईपीएस बने विद रैंक ऑफ 148। तीनों साल में मीडियम क्या था उनका? हिंदी। ठीक। 4th ईयर में समवे डाउन द लाइन जब वो अपना फॉर्म भर रहे थे, गलती से उनसे, इट वाज अ कंप्लीट मिस्टेक, और गलती से उनसे क्या सेलेक्ट हो गया था? इंग्लिश। और ये बात उनको फॉर्म भरने के बाद और जब एडमिट कार्ड निकला तब पता चला, आए ये क्या हो गया हमारे साथ। बात समझ में नहीं आई? के बावजूद उस आदमी ने कौन सी रैंक लेके आया? ऑल इंडिया रैंक 58 आई गेस, ऑल इंडिया रैंक 58। और वो कब बन गए? आईएएस बन गए। समझ रहे हो? प्रमोट हुए हैं। और जब आप आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके पास समय भी नहीं होता है, भी आपको बता दें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, काम हम बहुत बिजी होता है शेड्यूल वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद क्या बन गया वो? आईएएस। अभी कुछ दिन पहले सीडीओ थे तुम्हारे, अभी भी शायद गोरखपुर के सीडीओ हैं प्रेजेंट में, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, मेरे सीनियर है कॉलेज के। कहने का तात्पर्य समझ रहे हो? एक अटेम्प्ट में सीधा वो हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट किया। समझ में नहीं आया? तो तुम्हें समझना है कि हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, और इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी लेटेंसी है तो कर लो, दोनों मीडियम पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करो। इसलिए मैं दोनों चीजों में लेके जा रहा हूँ। बस हिंदी मीडियम में चाहे और ना चाहे, मैं तुम्हें झूठी दिलासा नहीं दूंगा यार कि नहीं तुम पढ़ो बहुत अच्छी बात। देयर आर रिजल्ट्स में कमी आ रही नहीं आ रही, तुम्हें पता है, ये बात नहीं पता है तो कोशिश करो, अगर हो जाए चेंज तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर हिंदी तो भाई ठीक है। इसलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। कोशिश करो डिक्टेशन जो मैं देता हूँ ना, तुम दोनों में लिख लिया करो। समझ नहीं है? जब इंग्लिश बोल रहा हो तो भी लिख लो, हिंदी बोल रहा हो तो भी लिख लो। फायदा क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, एफर्ट ज्यादा लगेगा मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भी। ठीक है। दूसरा, अच्छा विच प्रमोटर क्या क्या लिखा? इंक्रीज टैक्सेशन लिखा। इसके अलावा सेंसरशिप ऑन प्रेस, उसने क्या कह दिया? प्रेस वही छापेगी जो मैं चाहूंगा, अगर तुमने ना अनुकूल करी तो कूटेंगे। समझ में आया नहीं है? सेंसरशिप ऑन प्रेस। देखा? उसके अलावा लिख लो, बस इतने छोड़ दो, बस छोड़ दो, छोड़ दिया। तो नेपोलियन के टाइम पे क्या क्या अच्छा हुआ, नेपोलियन से कैसे लोग खुश थे नहीं थे, समझ में आ गई नहीं हो गई? अब मुझे ये बताओ
एक मिनट रुक जाओ, कि नेपोलियन ने ये जो एक्शन लिया, ये जो नेपोलियन ने पूरा काम किया, इससे एक जो लिखो, एक लिखो, नेक्स्ट लिखो, मेन मेन, हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेन एडवांटेज, मेन, मैं हेडिंग के फॉर्म में ही पूरा टॉपिक क्लास चैप्टर कवर कर दूंगा। मेन एडवांटेज फ्रॉम नेपोलियंस कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, कैपिटलिस्ट था ना, नहीं था, या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मेन एडवांटेज फ्रॉम नेपोलियंस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अच्छा ये बताओ, यूरोप में, या सॉरी छोड़ो, इंग्लैंड में, नायला बेटा समझ में आया? पहले बात बताओ, तुम्हें कॉपी कौन सी ले आए हो? काहे रफ है? मैं कह रहा हूँ लिखो, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? औद्योगिक क्रांति कब आई बेटा? बताओ, सोचो, विचारो। लेट 18th सेंचुरी में, 1750 के बाद। 18th सेंचुरी समझते हो नहीं समझते हो? तो समझते हो, तुम समझते हो नहीं समझते हो? तो 1750 के बाद ही आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मोटा मोटी देखा जाए तो, आया ना। और फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? मेनली आफ्टर आफ्टर अरे अभी कौन नेतागिरी कर रहा है? नेपोलियन के आने के बाद वहां पे इंडस्ट्रीज प्रमोट होना शुरू हुई। तो फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? मेनली आफ्टर आफ्टर नेपोलियन, आया ना, 1803 में आया, उसके बाद ही उसने सब किया होगा ना। तो आफ्टर नेपोलियन आया ना। जब, सुनना मेरी बात, कभी कोई लिखेगा नहीं, बाद में लिखना ये चीज, जब कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगती है, ठीक, इससे क्या क्रिएट होता है? इससे क्या क्रिएट होता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक, सुन लो, एक नई टाइप की स्किल्स डेवलप होती, लोगों में नहीं डेवलप होती है। उठ गए भैया, उठे हुए हैं आज हम। ठीक है, नेक्स्ट। तुम्हारी जब क्लास होती थी 8 बजे, तो मैं इसी टाइम उठता हूँ, समझ रहे हो? तो ये नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट 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 बताओ, और क्या होगा? तुम अब रीबूक का जूता पहन के कोचिंग जाओगे ना, ए फैक्ट्री जाओगे ना, या तो बॉस तुम्हारा क्या पहनेगा? रीबॉक, और तुम क्या पहनोगे? रीबूक। बस बॉस को देखोगे नहीं देखोगे कि बॉस के में एक हो है, तुम अपने में 2 लगवाएंगे वो, हाँ या ना? रीबॉक पहन कैसे रहा, मैं रीबूक पहनूंगा, पहनोगे नहीं पहनोगे? तुम्हारी लाइफस्टाइल, रहन सहन का तरीका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, हाँ या ना? और जब ये सब चीजें होंगी, तो एक नई चीज डेवलप होगी, जिसको कहते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? सुनो, अभी अभी पेन चलाया तो कूटेंगे, लिखा क्या डेवलप हो गया? अब इन सब चीजों की वजह से क्या डेवलप हुआ है? फ्रांस में या आसपास जहां जहां ये जा रहा था नेपोलियन, सब जगह क्या डेवलप हो गया है? मिडिल क्लास डेवलप हो गई, नहीं हो गई? जहां जहां नेपोलियन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या अपनी पॉलिसीज लेके गया, सिविल कोड, वहां क्या डेवलप हो रहा है? अभी तक क्या था? अभी तक क्या था? इससे पहले क्या था? सब कुछ, इससे पहले 3 क्लासेस थी। कौन कौन सी क्लासेस थी? फार्मर, या मेनली क्या था? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा वाला रूल था, नहीं था? किंग, एरिस्टोक्रेसी, है ना? एक अटैची आती है जिसका नाम है एरिस्टोक्रेट करके, देखो नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? एक कंपनी है अटैची, वीआईपी कंपनी, एक अटैची आती है ना? एक एरिस्टोक्रेट करके कंपनी है, उसकी आती। क्यों? वो दिखाती है कि राजा की तरह आप चलिए, अटैची साथ में लेके, है ना? जिसको पता है वो राजा की तरह चलता, नहीं तो तुम तो इधर रगड़े पड़े हो, एक पहिया टूट गया फिर भी रगड़ रहे हो, समझ रहे हो? है ना? तो उस अटैची पे क्यों एरिस्टोक्रेट लिखा गया? आप जब ये अटैची लेके चलेंगे तो आपको राजा वाली फीलिंग आएगी, ऐसा कंपनी प्रचार करती है। समझ में नहीं आई? तो एरिस्टोक्रेसी थी, और दूसरा क्या उनका ग्रुप था? फार्मर। मैक्सिमम क्या थे? फार्मर। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद क्या आया? नेपोलियन ने क्या किया? फ्यूडलिज्म को खत्म किया, मेनली सब इंडस्ट्री शुरू करी उसने। जब इंडस्ट्री शुरू करी, उसके बाद क्या जनरेट हुआ? ऐसे एरो बना देना, समझते रहना पूरी चेन में। नहीं समझ में आ रहा है इतना अभी तक? बोलो किसी डाउट इतने में? नाइला समझ में आया? सबसे पहले फार्मर थे, एरिस्टोक्रेसी थी मेनली, उसके बाद नेपोलियन की सारी पॉलिसीज आई, तो इंडस्ट्री फ्रांस और ज्यादातर यूरोप में डेवलप हुई, और उसके बाद क्या उदय हुआ किसका? मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास कैसा था? लिटरेट था कि नहीं था?
और जब उसके पास नेपोलियन के सिविल कोड और वो सब चीजें उसके पास पहुंची चीजें और ज्ञान आया, तो वो अपने राइट्स को क्या करेगा, राइट्स को क्या करेगा, क्लेम करेगा या डिमांड करेगा, नहीं करेगा, हाँ या ना। जब वो अपने राइट्स और क्लेम्स को डिमांड करेगा, और राजा बैठा है इधर, तो अभी क्या बैठा है ऊपर, तो सबसे ऊपर क्या बैठा है अभी, राजा बैठा है, नहीं बैठा है, ये राजा एरिस्टोक्रेसी बैठी हुई नहीं बैठी हुई, ये तो चेंज नहीं हुई थी। जो राजा बैठा है राइट्स और क्लेम करने के चक्कर में राजा के खिलाफ क्या छेड़ देगा ये, तो अगर मैं कहूं इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट की वजह से कौन सा रेवोल्यूशन आ गया, अगर मैं कहूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ये बात सही होगी नहीं होगी, बोलो किसी कोई डाउट किसी को, नहीं समझ में आया, बोलो नहीं आया, नहीं आया। यहां पे बेटा क्या हुआ ऊपर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ पूरे यूरोप में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति हुई कि नहीं हुई, औद्योगिक क्रांति की वजह से एक लोकतांत्रिक क्रांति बोल लो या पॉलिटिकल, पॉलिटिकल को क्या बोलते हो हिंदी में, राजनीतिक क्रांति जन्म हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ वो जन्म मैंने तुम्हें बताया, बोलो क्या नाम, स्वर्णिम समझ में आया नहीं आया तुम्हें बेटा, तुम्हें, हाँ भाई वंश समझ में आया, नाइलैंड टीम समझ में आ गया तुम्हें, कोई डाउट किसी को, नहीं समझ में आया, आगे लिखो फिर इसको, ये पूरा चार्ट आप बनाओ, ये चार्ट आप बनाओ ऑनलाइन, भाई नहीं दिख रहा है यार स्क्रीन पे, कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे नीचे के, मुझे एक बार देखो तो यार, कोई बच्चा डाउट अगर पूछ रहा होगा तो मैं कैसे देखूंगा, नहीं है कोई लास्ट नहीं ना, ठीक आया तो मुझे बता देना फिर कोई, ये स्टोरी क्लियर हुई नहीं हुई ओ भाई वंश, समझ में आया। तो कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, ये बात समझ में आई, आफरीन समझ में आया। और पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था ये क्या मांगेगा, मैंने अभी बताया क्या मांगेगा, क्या मांगेगा ये, क्या मांगेगा ये, रस्सी, और रस्सी इज इक्वल टू लिबर्टी, समझ में आया नहीं, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं। अरे भैया डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली तुम्हें क्या चाहिए, हाथ में रस्सी चाहिए, और रस्सी का मतलब, अब कौन कहेगा सर रस्सी क्या होता है, रस्सी मैंने आज लेक्चर में शुरू में बताया, जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा रस्सी क्या होता है। बोलो इतनी स्टोरी किसी बच्चे को ना समझ में आई तो बताओ, समझ में आई, मजा आ रहा है तो रिवाइज करो, खाली मत बैठो, समझो पीछे जाके, मैं बहुत ही क्रोनोलॉजिकली एक एक चीज समझा रहा हूं, समझते चलो। कहां चल दिए, कहा नहीं जाता, देखो आगे जल्दी, लिख लिया, जल्दी लिखो फिर हाँ करो फिर आगे बढ़े, सबका हो गया, देखो अरे यार चलो कोई नहीं, सुनो मेरी बात को, अब ये मिडिल क्लास ने जो पॉलिटिकल क्रांति करी, किसकी अल्टीमेट, इसके पीछे रीजन क्या था, इंडस्ट्रियल क्रांति। तो इंडिया में भी, अब छोड़ो इंडिया से इसको अगर मैं रिलेट करूं, तो इंडिया में भी पहले कैपिटलिज्म क्लास को प्रमोट करना पड़ेगा अगर आपको पॉलिटिकल क्रांति करनी है तो, समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो गांधी जी ने, ये क्या घुस गया मेरे जूते में, गांधी जी ने सबसे पहले किसको प्रमोट किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, इंडियन देखना अभी मैंने पढ़ाया तो मैं, इंडियन उद्योग पहले डेवलप हुए थे, बिरला ये सब लोग, फिर इन्होंने फंडिंग करी, फिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, तो मिडिल क्लास इंडिया में भी जनरेट हुआ, लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिली। जब इंडियन नेशनल फ्रीडम पढ़ाऊंगा इस चीज को याद रखना, इसलिए कहा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया, क्या कॉन्सेप्ट है ये, कि आई इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू पी आर, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, है ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो आने वाले समय में वहां पे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होना ही होना है, ये जो मैंने स्टोरी सुनाई इस चीज को दिमाग में रखना, बस आगे इंडियन नेशनलिस्ट पढ़ाऊंगा, आई आर इज इक्वल टू पी आर। अब देखो यार ये जो मिडिल क्लास उपजी, तो मेन मिडिल क्लास की डिमांड्स क्या क्या थी, सुनना मेरी बात को, ये जो मिडिल क्लास थी, ये क्या कर रहे थे, लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे, हाँ ना, और ये किसकी डिमांड कर रहे थे, ये लिबर्टी दो हमको, रस्सी दो, हाँ या ना, और जब लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे तो इनको एक ग्रुप नाम दे दिया गया, क्या बोलते थे इनको, लिबरलिस्ट,
क्या बोलते थे? लिबरल, लिबरलिस्ट छोड़ दो, लिबरल लिख लो, लिबरल खाली लिख, तुम्हारी बुक में लिबरल है इसलिए मैं लिबरल बता रहा हूं। इनको क्या बोलते थे? लिबरल। समझ में आया? अब लिबरल कौन है? लिबरल कौन? जो किसकी डिमांड करे? लिबर्टी की डिमांड करें, रस्सी की डिमांड करें। समझ में आई स्टोरी? नहीं आई? बोलो, आई कि नहीं आई? अब ये लिबरल जो थे, अब ये जो लिबरल थे वाला, सुनना मेरी बात को, ये क्या क्या चाह रहे थे, अब इसके बारे में लिखते हैं। लिखो, लिखो, हाँ लिखो, द डिमांड्स ऑफ लिबरल्स। समझ रहे हो? डिमांड्स ऑफ लिबरल्स। समझ में आई? लिबरल्स कौन थे पहले लिख लिया तुम लोगों ने। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, डिमांड्स ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स को बोलते हैं उदारवादी। बेटा हिंदी क्या बोलते हैं? उदारवादी। मुझे पता नहीं, कमेंट दिखने छोड़ो जो है। लिबरल्स को क्या बोलते हैं? उदारवादी। समझ में आया नहीं आया? देखो, अभी जो उदारवादी हैं, सुनना, ये क्या डिमांड करेंगे? पहला लिखो, सबसे पहली डिमांड तो इनकी किस फील्ड में थी? इन फील्ड ऑफ, लिखो, इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। क्या डिमांड करेंगे? पहला, पहला किसकी डिमांड करेंगे? ये लिखो, मैं बता रहा हूं, लिखो तो लिखो बेटा। पहले क्या डिमांड कर रहे थे? पहला लिखो, इन्होंने सबसे पहले डिमांड क्या की? पॉलिटिकल फ्रीडम की डिमांड करी। लिखो, दे डिमांडेड, मैं लिखा दे रहा हूं, दे डिमांडेड, दे डिमांडेड पॉलिटिकल फ्रीडम। दे डिमांडेड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड abolition of what? Aristocracy or monarchy, and abolition of monarchy, and abolition of monarchy. So they demanded political freedom and abolition of monarchy. इतनी स्टोरी समझ में आई नहीं है सबको? कोई डाउट किसी को? समझ में आया इतना? लेकिन इसमें एक चीज और लिखो, बट दे लैग्ड, लैग का मतलब पीछे रह गए, लैग्ड, बट दे लैग्ड इन डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार ही नहीं दिया था। इवन नेपोलियन, याद है तभी तो जैकोबी समझ में नहीं आया, नेपोलियन ने भी महिलाओं को पूरी तरीके से वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। बात समझो नहीं हो? and they lagged in giving universal adult franchise especially to the women। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार ये लिबरल्स भी नहीं मांग रहे थे। बहुत सोच में उदारवादी बन रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन महिलाओं के लिए हक नहीं मांग रहे थे। क्यों नहीं मांग रहे थे? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जो लोग ये कर रहे थे, लिबरल्स थे या जो रिवोल्यूशन कर रहे थे, कौन थे? पुरुष, मेन। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको अगर अपने अधिकार चाहिए तो उसके लिए उसके काबिल बनिए। समझ नहीं आया? आप घर में चूल्हा आप बन के हाउसवाइफ रहोगे, ऐसा नहीं है उसमें कुछ गलत है, अच्छा वो नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर हो सकता है कि लोग आपको दबाएं और फिर आप खुदा ना खास्ता कुछ ना कर पाओ। बन जाओ IAS, है ना? पति से कहो तुम मेरे क्या हो, हाउस हस्बैंड हो, है ना? रोज सुबह 10 रुपये मूड ले जाओ, सिगरेट पी लो। समझ रहे हो? नहीं, रोज सुबह 10 रुपये, आज दो पी लेना आज। समझ में? तब तो फिर इंडिया में कहते हैं महिलाएं बहुत कमजोर। अरे तो आगे आओ ना, एम्प्लॉयमेंट में आओ, मेहनत करो। मेहनत तो करते हो, नो डाउट मेहनत नहीं करते हो, लेकिन अपने अधिकारों को मांगना सीखो। अपने अधिकारों को मांगोगे तब जब आपको हक होगा। आप हक मतलब आप अपने अधिकारों को तभी मांग पाओगे जब आप लायक नहीं होता। लायक तो है ही, लायक की बात नहीं है। आप अपने अधिकारों को तभी मांग पाओगे जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, है ना? आपको अधिकारों के बारे में पता कब होगा? जब आप पढ़ोगे लिखोगे। आप पढ़ोगे लिखोगे कब? आप जब पढ़ लिख जाओगे तो आप अपने बच्चों को भी तो पढ़ा लिखा पाओगे, है ना? आप अपनी आवाज को बुलंद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? तो आपको रेवोल्यूशन, अपनी आवाज को उठाने की आजादी ना मिले फिर भी उठाओ। लेकिन आप न्यूज डेली पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण में, वो पति ने मारा, कुछ नहीं बोल पाई। अरे क्यों नहीं बोल पाई? उठा गड़सा लेके गला काट देती है उसको तुरंत ही। ऐसा करना नहीं है ना, तुम भागम बह जाओ। कल को सर ने कहा था कि हम काट देना, हमने काट दिया।
ऐसा कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य कैसे उसने तुम पे हाथ उठा दिया, उसने एक उठाया 100 के 100 मारो उसके सूद के गले पे, सही हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन तुम क्या करते हो, पति मेरा देवता, पति मेरा ये, पति मेरा ये, तुम शांत हो जाते हो। फिर अगली बार वो 2 मारता है, फिर वो 3 मारता है, फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, चीजें बढ़ती है। कमियां बेटा हर एंड से हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं शुरुआत कहां से होगी। अब तुम कह दो सर हमने अगर उसको एक भी मार दिया वो कहेगा, वो घर से निकाल देगा हमको, तो हाँ या ना। बाबू सुनो, घर से निकाल देगा। तुम क्यों नहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, निकाल दो, उनकी औकात हो निकाल दे, हाँ या ना। उनसे ज्यादा पैसे कमाओ, जीवन में नहीं हाथ नहीं उठाए, हाथ तो छोड़ दो, तुम्हें मतलब कुछ करेंगे छुएंगे, मतलब अपना वैसा नहीं छूने कह रहे, लेकिन समझ रहे हो, मारे मुरेंगे कुछ नहीं, समझ में नहीं है। तो उसके लिए आप अपने हक के लिए खुद दावेदारी पेश करिए। तभी कहता हूं लड़कों से ज्यादा लड़कियों को पढ़ना आवश्यक है। समझ में आया नाइला, समझ में आया नहीं आया, पढ़ लो वाली के। मैंने एक दिन, मैंने फिर शायद स्टोरी पता नहीं मैंने बताई कि मैंने अपनी क्लास में जब पहले पढ़ाता था तो मैंने बताया था सर कि लड़कियों को पढ़ा खूंटा, कि लड़कियों को पढ़ लो नहीं तो माँ बाप किसी खूंटे से बांध देंगे, हाँ या ना। तो एक लड़का कहता है सर मैं खूंटा बनने के लिए तैयार हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डोंट, खूंटे का इंतजार मत करो, तुम इतना बड़ा हो जाओ कि खूंटे आगे पीछे घूमे तुम्हारे, समझ रहे हो, कि दीदी आपसे मुझे शादी कर, दीदी नहीं मतलब आपसे मुझे शादी करनी है। समझ में आया नहीं आया। तो डेवलप योर कैलिबर, अपने आप को डेवलप करो पूरी तरीके से, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली। लेकिन तुम तो अभी वो नेपोलियन अपना ढूंढने निकल जाती सड़कों पे कि मेरा नेपोलियन, मैं तुम्हारी जोसेफिनो चल रहा है, होने जाने वाला कुछ नहीं 4 साल बाद, ठीक है। वाटरलू, ऐसा वाटरलू आएगा कि दोनों खत्म हो जाओगे, लेकिन बस तुम्हारे दिमाग में खुद पेच, इन सब चक्करों में फंस जाते हो तुम लोग। बाद में, अभी बाद में पूछना उसमें कुछ पूरा वो डायग्राम बनाया हो नहीं बनाया हो, दिखाओ। उस डायग्राम को तुमने पहली बार तो डायग्राम सही बनाया तो डायग्राम को पढ़ो, देखो डायग्राम में क्या है, डायग्राम को सही से पढ़ना। श्रेया तुम्हें समझ में आया नहीं आया तो इसको समझा देना दोस्त, तुम्हें आया नहीं आया दोस्तों समझाओ, समझ में आया। तो पॉलिटिकल फील्ड में इनको क्या चाहिए थे, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी, और पॉलिटिकल फ्रीडम में भी मतलब लिबर्टी चाहिए थी, और मोनार्की को खत्म करना चाहते थे, ठीक। नेक्स्ट लिखो, दे डिमांडेड फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम, अरे शांति, बाद में पढ़ना ये सब। दे डिमांडेड फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम, बस शांति अभी। दे डिमांडेड फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम। अब इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब दूसरा, इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब, चुप, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, या लेस कोई, मैं अपना दुकान कब खोलूं कब बंद करूं आप मत मुझे बताओ, मुझे करने दो अपने हिसाब से, बात समझ में नहीं आई। मैं कोचिंग कितने बजे खोलूं सरकार मुझे ना बताए, मैं क्या करूं, मैं अपनी मर्जी से, लेट मी चलाने दो, आया ना। एक फ्री हैंड टू रन बिजनेस, देखो फ्री हैंड टू ट्रेड, ये देना, इसको लेसस फेरे की थ्योरी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे तुमने, एडम स्मिथ ने दी थी, याद है, लेसस फेरे करके उसको बोलते हैं। डिमांड और सप्लाई पे चीजें चलने दो, आप बीच में घुसा मत करो हर चीज में, लेट डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड दी मार्केट कैसी जा रही है ना। तो फ्री मार्केट लिखो, नेक्स्ट फ्री मार्केट, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, रेगुलेशन लिख लो इसकी जगह पे, हाँ हाँ भाई, कंट्रोल इंटरफेरेंस जो तुम्हें लिखना है अपने हिसाब से लिख लो, बात समझ में आई, ये स्टोरी समझ में आई। दूसरा क्या डिमांड कर रहा था, वही जो नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन ने क्या कहा था, इक्वल मेजर्स ऑफ, ये जो नेशनलिज्म में क्या हो रहा था, जो नेशनलिज्म में जो जो चीजें मिल रही थी, क्या क्या मिल रहा था, जैसे अभी मैंने तुम्हें लिखाई सारी डिमांड, कि नेशनलिज्म में वो मजा क्या क्या आ रहा था, वो मजे मैंने 6-7 पॉइंट बताए, इक्वल वेट एंड मेजर, एक यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिफॉर्म राइट्स, वो सारे मजे लिखो, इसके नीचे लिख लो, ये वो सारे मजे डिमांड कर रहे थे जो फ्रांस में नेशनलिज्म के समय मिले। अब बाकी वो अपने पीछे जाके पढ़ लेना, समझ में आई नहीं है। ये लोग वो सारे मजे की डिमांड कर रहे थे जो फ्रांस को नेशनलिज्म के समय पर मिले, हिंदी में लिख लो अपने आप याद रहेगा। देखो नोट्स किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हो, अपनी भाषा में लिखो, मेरी भाषा, मेरी किताब तुम पढ़ लोगे, कॉपी पढ़ लोगे, किताब दिखाता नहीं किसी को, इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं तो पागल हो जाओ पढ़ लोगे तो, क्यों, मैंने अपने समझने के लिए लिखे है ना। तुम्हारे नोट्स अगर किसी और को समझ में आ रहे हैं तो फिर वो नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कभी तो मेरे नोट्स पढ़ लो, पढ़ नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएगा, और हो सकता है कि शौक हो जाओ बीमारी, सर ऐसा भी लिखते हैं, समझ नहीं आया, तो उसमें खूब मैंने अपने हिसाब से जितने मेरी इंटेलेक्चुअल लेवल है और सारा यूज किया हुआ है मैंने, ताकि मुझे समझ में आ जाए, मैंने एक बार पढ़ा, समझ रहा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई सबको, नहीं आई? हाँ या ना? लिखो, अब इतना हो गया, आगे देखते हैं क्या बताते हैं। लिखो आगे, आगे लिखो। एक नोट लिखो, नोट नोट लिखो एक। हाँ, अच्छा, इन सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक फ्रीडम की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या थी इनमें? क्या यूनिफॉर्मिटी थी क्या सारी कंट्रीज में यूरोप की? यूनिफॉर्मिटी थी क्या? नहीं ना, फ्रांस में तो आ गई थी, वो बात अलग है, लेकिन बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में यूनिफॉर्मिटी थी क्या? नहीं थी। हाँ है ना, यूनिफॉर्मिटी का मतलब भाई इक्वल वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म करेंसी, सब जगह ट्रेड रेगुलेशन ना होना। तो अगर मान लो मैं इस देश से इस देश में कुछ माल भेज रहा हूं, ट्रेडर को इस देश से इस देश में माल भेज रहा है, तो बीच में अलग अलग करेंसी का पकड़ता था, यहाँ पे 2 किलो होता, वही चीज वहां 4 किलो हो जाती, फिर वहां 1.5 किलो रहती थी, तोलने पे बात कर रहे हैं। हाँ है ना? दूसरा, हर जगह की कस्टम ड्यूटीज, ट्रेड वेट, सब अलग अलग ड्यूटीज पे करनी होती थी। हाँ या ना? हर जगह की अपनी अपनी ड्यूटीज होती थी। तो इससे दिक्कत किसको हो रही है? ट्रेडर्स को दिक्कत हो रही थी, नहीं हो रही थी? इकोनॉमिक फ्रीडम है क्या ये? नहीं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम, जहां मैंने लिखा इकोनॉमिक फ्रीडम प्रमोट करना चाह रहे थे, वहां पे क्या चाह रहे थे? ये क्या चाह रहे थे? यूनिफॉर्म सिस्टम। लिखो, इकोनॉमिक फ्रीडम में दे वांटेड टू प्रमोट नीचे लिख लो नोट में, दे वांटेड टू प्रमोट यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ करेंसी, वेट एंड मेजर्स, they wanted to weight and measures and less government regulation या लेस गवर्नमेंट ड्यूटीज लिख लो, लेस गवर्नमेंट ड्यूटीज, and this was made possible, and this was made possible by रशिया। रशिया का नाम सुने हो? रशिया मतलब उस टाइम पे जर्मनी की किंगडम हुआ करती थी, उस टाइम पूरी जर्मनी नहीं थी। जर्मनी कैसे बनी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। एंड दिस वाज मेड पॉसिबल बाय प्रशिया, व्हिच दिस वाज मेड, हिंदी में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो? देख रहे हो ना? एंड दिस वाज मेड पॉसिबल मतलब ये प्रशिया के द्वारा हुआ। प्रशिया ने क्या किया? प्रशिया ने एक संगठन बनाया जिसका नाम लिखिए, एक संगठन बनाया जिसका नाम लिखिए, आपके यहां पेज नंबर 10 पे देखो, एक ऊपर से सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ की 5वीं लाइन में, संगठन का नाम था ज़ोल्वेरिन। याद रखिए, आपका भी पेपर में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ज़ोल्वेरिन है क्या, तो ज़ोल्वेरिन समझ में आया क्या है? ज़ोल्वेरिन क्या? एक संगठन है, इसको बोले, संगठन को बोलते हैं कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन टाइप की एक बनाई, किसने? प्रशिया ने इनिशिएट किया, जिसमें बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ लिया। अब उन सारे देशों में क्या होगा कि ड्यूटीज ज्यादा नहीं लगेंगी। बात समझ में आई? कि मान लो उन देशों के बीच में अगर माल इधर से उधर जा रहा है तो सबको कम ड्यूटीज देनी पड़ेंगी। सेम करेंसी, ऑलमोस्ट सेम करेंसी डील कर लेते थे वो लोग। वेट एंड मेजर्स क्या होते थे? सेम होते थे। बात समझ में आई? कौन कंट्रीज थी, क्या थी, नहीं जरूरी है, लेकिन स्टोरी समझ में आई नहीं आई? है ना? तो प्रशिया ने इनिशिएट किया, क्या एक बनाया? ज़ोल्वेरिन ग्रुप, ज़ोल्वेरिन संगठन बनाया। लिख लो बस खाली, ज़ोल्वेरिन संगठन एक बनाया। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ज़ोल्वेरिन नाम का एक संगठन बनाया। ठीक, कब बनाया लिख लो, 1834 में। डेट भी इंपॉर्टेंट ये वाली नहीं है वैसे, 1834 में। इतनी स्टोरी समझ में आई किसी को? देखो मेरी क्लास में फोकस होकर बैठोगे समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाओगे सब। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ ना? इतनी स्टोरी क्लियर हुई? ठीक, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा हम पीछे जाते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया था बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटेन में, सॉरी फ्रांस में कौन हार चुका था? नेपोलियन हार चुका था 1815 में। जब 1815 में नेपोलियन हार चुका था, भाई मैं पूछ रहा हूं प्रशिया ने क्यों बनाया ये, फ्रांस ने क्यों नहीं बनाया 1834 में? कारण समझो क्यों? बिकॉज नेपोलियन हार चुका था। अब फ्रांस में कोई है ही नहीं जो इन सब चीजों को संभाल पाए। 1815 के बाद नेपोलियन हारा, 1821 में मर गया बेचारा, तो फ्रांस तो बचा ही नहीं कोई नेतागिरी करने वाला। क्यों? बिकॉज 1815 में जैसे ही नेपोलियन मरा, सुनना मेरी बात को, उसके बाद, अरे मरा मतलब वो हार गया, उसके बाद उसको मरा ही समझो। हारने वाला, हारा आदमी मेरे लिए मरा ही होता है। ठीक है, जब फ्रांस नेपोलियन हारा, तो हारने के बाद वहां पे फ्रांस में एक नए लोग, जिन हराया किसने था मिलके? यूके और इन सब लोगों ने,
हाँ या ना, रशिया। ये सब जो थे कंजर्वेटिव्स थे। क्या थे? कंजर्वेटिव। मैंने बताया कंजर्वेटिव्स मतलब ये क्या चाहते थे भाई, एक बार याद है कंजर्वेटिव में पढ़ा रहा था, तो याद है पीछे वाले नहीं? रेडिकल, कंजर्वेटिव, लिबरल, मैंने पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? नो चेंज या नो चेंजर या स्लो चेंजर। तो कंजर्वेटिव क्या कह रहे थे कि जो डायनेस्टिक रूल चल रहा था पहले से ही, कौन सी डायनेस्टी थी? बॉर्बन डायनेस्टी। लुई 16 किसका था? बॉर्बन डायनेस्टी का। तो डायनेस्टिक रूल चलने दो। इन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी के ही किसी लड़के को दोबारा से क्या बना दिया है? फ्रांस का एम्परर बना दिया। बात समझ में नहीं आई? इन्होंने लुईस 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी का था, उसी को दोबारा से क्या बना दिया? उसी के परिवार के किसी लड़के को क्या बना दिया दोबारा से? एम्परर ऑफ फ्रांस बना दिया। क्यों? बिकॉज ये क्या थे? कंजर्वेटिव सोच के थे। और जो भी रिफॉर्म किसने किए? नेपोलियन ने किए थे नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, सारे रिफॉर्म्स को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, नलीफाई कर दिया। किरण समझ नहीं आया? देखो, जो भी रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किए थे अपने समय में, उन सारे रिफॉर्म्स को क्या कर दिया इसने? नलीफाई कर दिया। वही मैं कह रहा हूं ना, प्रशिया ने क्यों संगठन बनाया? बिकॉज प्रशिया खुद कंजर्वेटिव था। ये क्या था तुम्हें? क्या नाम पहला लिखो इसमें? कौन था? रशिया, ब्रिटेन, उसके बाद प्रशिया, मेन में तो लिख लिया नहीं लिख लिया? ऑस्ट्रिया हंगरी मैंने लिखा है शायद पहले, है ना? ठीक, क्लियर हुई इतनी स्टोरी? आया ना? लिख लिया? जब इन्होंने ये काम किए, कब किया होगा? 1815 में किया नहीं किया इन्होंने? नेपोलियन हारा, इन्होंने किया। और इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। लिख लो, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। VIENNA, वियना एक जगह है। ट्रीटी ऑफ वियना। इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ VIENNA, ट्रीटी ऑफ वियना। और उस ट्रीटी के तहत जो भी इन्होंने फ्रांस को हराया था, जहां जहां फ्रांस ने कॉन्कर कर लिया था, उन सारी चीजों को इन्होंने आपस में क्या कर लिया? सबने मिलके बांट लिया। बात समझ में नहीं आई? फ्रांस की सारी टेरिटरीज को आपस में बांटने का एक ट्रीटी करी, जिसको कहा ट्रीटी ऑफ वियना। समझ में नहीं आया? और इनके कंजर्वेटिव्स का मेन गोल क्या था? कंजर्वेटिव्स का मेन गोल क्या था? ऑटोक्रेसी को, ऑटोक्रेसी बोलने का मतलब मोनार्की को रीस्टैब्लिश नहीं होगा, स्टैब्लिश तो पहले ही थी। अब क्या कर रहे हैं? अरे स्टैब्लिश के बाद हटी, फिर अब क्या करेंगे? रीस्टैब्लिश करेंगे। नहीं ए भाई रविकांत, सही है? तुम्हारा नहीं आ रहा है? रीस्टैब्लिश करना। दूसरा, दूसरा लिखो। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा, सेंसरशिप इंपोज कर दी इन्होंने भी। भाई जो पहले सेंसरशिप चली आ रही थी उस पर भी और कर दिया कि अब मेरी डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं है, पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दी। बात समझ में नहीं आई? देखो इमेज देख रहे हो? इमेज देख रहे हो? इसमें सबके मुंह पे क्या है? कपड़ा बंधा हुआ है, मास्क बंधा हुआ है कि तुम सब हो तो, लेकिन तुम कुछ अपने विचारों को रख नहीं सकते हो। क्यों? तुम्हारे ऊपर क्या लगी हुई है? एक सेंसरशिप लगी है। तुम अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। जब मैं कपड़ा हटाऊंगा बस तभी बोलना अलाउड, मतलब तुम वही बोलोगे जो मैं चाहूंगा। बात समझ में नहीं आई? ये इमेज के द्वारा डिपिक्शन किया गया है। क्लियर हुआ? अच्छा सुनो, ये कंजर्वेटिव आ गए। अभी भी कंजर्वेटिव आए, इन्होंने तो पूरे यूरोप में ये नाटक शुरू कर दिया। फ्रांस में थोड़े, फ्रांस में मान लो बॉर्बन का ही डायनेस्टी का बैठाला, तो और जगह पे भी जहां नेपोलियन ने डायनेस्टिक रूल्स को हटाए थे, वहां सब जगह इन्होंने डायनेस्टी के लोगों को बैठाना शुरू कर दिया होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब जब ये फिर कर रहे हैं लड़ाई, देख रहे हो भाई, क्या फिर डायनेस्टी बैठ रही है? अब फिर डायनेस्टी के अगेंस्ट में क्या आ जाएंगे? कुछ लड़के खड़े होने लगेंगे। नए नेपोलियन तैयार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? नए नेपोलियन तैयार होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा ही अब इन कंजर्वेटिव लिखो, देखो इन कंजर्वेटिव्स के विरोध में एक नई क्लास फिर से डेवलप होने लगी। इन कंजर्वेटिव्स के विरोध में एक नई क्लास फिर से डेवलप होने लगी, जिसको बोला गया रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। समझ में आया? और नेपोलियन के भी बाप बनेंगे अभी, देखना इतने ताकतवर ये लोग होंगे। नेपोलियन फिर भी साधारण आदमी था, अब ये लोग देखना एक न्यू क्लास इन अपोजिशन टू कंजर्वेटिव, एक न्यू क्लास डेवलप हो गई जिसका नाम क्या है?
रिवोल्यूशनरीज आया ना। अच्छा, क्या इनको खुलेआम मीटिंग करने की परमिशन होगी? क्यों, क्या लगी हुई है? सेंसरशिप लगी हुई है कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हो, आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर इंडिया में भी मैं यही कर दूं, या सरकार, मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं अगर इंडिया में सरकार ये कर दे कि क्या कर दे कि सेंसरशिप लगा दे कि प्रेस को बोलने की आजादी नहीं होगी, और तो एक नई क्लास डेवलप हो जाएगी नहीं इंडिया में, जो सरकार के खिलाफ छुप छुप के काम करेगी। हाँ या ना? सरकार के विरोध में, सरकार की पॉलिसीज के विरोध में। तो एक नई क्लास ऑफ रिवोल्यूशनरीज बन गए, और इन्होंने क्या बनाई? बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। क्या बनाई? सीक्रेट सोसाइटीज, समूह बनाए, छुपे हुए समूह बनाए, ताकि सरकार को पता ना चले और अपना काम चलता रहे अंदर अंदर। समझ में नहीं आए? इसी सीक्रेट सोसाइटी में दो सोसाइटीज थी, नाम लिखो। एक सोसाइटी जिसका नाम है यंग इटली। इटली, देखो फ्रांस से चीजें कहां हो रही, फ्रांस में तो जो होना हो गया, अब मैं इटली पे आ गया हूं। इटली एक अलग देश है, तो यूरोप में जो फैला हुआ था, यूरोप में एक इटली करके जगह है, तो एक समूह जिसके हम बात करेंगे, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन हम इटली वाले एक समूह की बात कर रहे हैं। एक समूह बना जिसका नाम था यंग इटली, और लिखो यंग यूरोप। यंग यूरोप और यंग इटली, दो शब्द बने, दो नए समूह बने जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, लगभग लगभग 1830 में। और ये दोनों बनाने वाला एक लड़का था जिसका नाम है यूसुफ मजनी। समझ में नहीं आया? क्या नाम था इनका? यूसुफ मजनी। समझ में नहीं आया? ओ भाई, पीछे समझ में आया? इन भाई साहब का नाम क्या था? देखो बैठे हुए हैं टेबल पे, पेज नंबर 12 पे आया ना। इनका नाम क्या है? यूसुफ मजनी। पेज नंबर 12 पे देखो। और ये जो यूसुफ मजनी है, सुनना, ये क्या चाहते थे? फिर वही चीज स्टोरी, मैंने तुमको हटाया, तुम मुझको हटा दिया, अब मैं फिर तुमको हटाऊंगा वाला हिसाब चल रहा है, नहीं चल रहा है? यूसुफ मजनी क्या, कैरेक्टर खत्म होता जा रहा है, लेकिन स्टोरी वही चल रही है। स्टोरी, मुझे लगता है लाइफ ऐसी ही सबकी, सर्कुलर, कैरेक्टर आते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, लाइफ वैसी चल रही है। पता नहीं, ये मैं फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना। डायनेस्टी को हटा के नेपोलियन आया, नेपोलियन ने फिर डायनेस्टी बनाई, उनको हटा दिया गया, अब उनको फिर एक डायनेस्टी बैठ गई है। अब क्या हो रहा है? यूसुफ मजनी आया, यूसुफ मजनी ने क्या किया? यूसुफ मजनी क्या करेंगे? यूसुफ मजनी वांटेड टू डेवलप अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेन। तो यूसुफ मजनी की मेन डिमांड क्या थी? टू सेट अप अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। हाँ, कौन बताया? बताया था मैंने क्या पहले, सुबह वाली क्लास में? अच्छा अच्छा, लिखा, लिख लिया नहीं लिख लिया? अब यूसुफ मजनी की स्टोरी के बाद अब कल पढ़ेंगे हम लोग, आज टाइम हो गया ज्यादा। अब आंसर लिखना है, लिखो। काहे लिख के लाएंगे? पढ़ के लिखोगे? आंसर क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन लिखो आज का, एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ, एक्सप्लेन द नेशनलिस्ट पॉलिसीज ऑफ, हिंदी में बताऊंगा अभी, पहला लिखो एक्सप्लेन द नेशनलिस्ट पॉलिसीज ऑफ, किसकी? नेपोलियन। हाउ डिड दे स्प्रेड अक्रॉस यूरोप? नेपोलियन की राष्ट्रवादी पॉलिसीज पर समीक्षा कीजिए तथा बताइए, नेपोलियन की राष्ट्रवादी पॉलिसीज पर समीक्षा कीजिए तथा बताइए कि ये कैसे पूरे यूरोप में फैली। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेपोलियन के जीवन पर प्रकाश डालिए। नेपोलियन के जीवन पर प्रकाश डालिए। हिंदी आईएएस बनना है? हाँ कर रहे हो, लिखो इंग्लिश में खुद से। क्या लिखा बेटा तुमने? प्लेन दी लाइफ, प्लेन दी लाइफ स्टोरी ऑफ नेपोलियन, थ्रो लाइट ऑन दी पावर। पायलट हो तुम लोग। सर मैं नहीं आया? कोई डाउट किसी को? लिख लोगे हिंदी इंग्लिश? कल घर से लिख के लाना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना कल। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।